गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म, बहुत कुछ नया करने की जब आप ठान लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको एक नया मौका देता है जिसको आप नया दिन कहते हैं। तो आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने के लिए, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। एक हैप्पी मॉर्निंग अगर हो जाए ना तो पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है आपका, और हम ये चाहते हैं कि जी आपका हर दिन बहुत अच्छा गुजरे, खूबसूरत गुजरे, और हर दिन हम अच्छी अच्छी बातें करें। तो आज की अच्छी बात है कि अखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं होती, मगर उससे हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता है। अगर आपका अखलाक अच्छा है, अगर आपका बात करने का अंदाज़ अच्छा है, अगर आपका अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा है, तो यकीन करें कि आप सामने वाले का जो है ना दिल मोह लेते हैं, आप सामने वाले को ख़रीद लेते हैं, आप सामने वाले को बता देते हैं कि भई आपकी ग्रूमिंग, आपका ब्रॉटअप, आपकी स्कूलिंग कितनी अच्छी हुई है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब मुँह खोला जाता है तो पता चलता है जी कि दुकान सोने की है या कोयले की है। तो जब भी अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करें तो अपने जो अल्फाज हैं उनको खूबसूरती के साथ अदा करें, अपने अल्फाजों का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि जो अल्फाज होते हैं ना वो आपकी शख्सियत को बना भी देते हैं और आपकी शख्सियत को बिगाड़ भी देते हैं। अब आपको बताएं कि किसी भी कारोबार को फ़रोग देने के लिए सप्लाई चेन का अहम किरदार होता है। सप्लाई चेन का बुनियादी काम किसी चीज़ की तैयारी के अमल को मौसर अंदाज में अंजाम देना है। मुख्तलिफ एजेंट्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स, तकसीम कार सब सप्लाई चेन में आते हैं, लेकिन सप्लाई चेन से मुतालिक बहुत कम अफराद जानते हैं। सप्लाई चेन में नौकरी या कारोबार के बिलखुसूस ई कॉमर्स के इंतहाई कार आमद मौके हैं। तालिब इल्म इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, सप्लाई चेन क्या काम करता है, जानते हैं। सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर मुदस्सिर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्लीज़ मुझे बताएगा सप्लाई चेन का बेसिकली काम है क्या? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मैक फॉर हैविंग मी। सप्लाई चेन का बेसिकली ताल्लुक 20 साल पहले इसको हम परचेजिंग बोलते थे, यानी कि बेसिकली बाइंग रॉ मटेरियल। बट इन लास्ट 20 इयर्स इसका स्कोप यानी कि बेसिकली रॉ मटेरियल लेने के बाद फिर प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर बेसिकली शिपिंग टू द कस्टमर्स, डिलीवरी और कस्टमर सर्विस, इस पूरी फंक्शनैलिटी को हम सप्लाई चेन कहते हैं। यानी कि हमारा काम ये होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जा रही है हमारे कस्टमर्स और सप्लायर्स को, उसको हम कैसे मैनेज करें। फिर उसके बाद जो हम उनको प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं वो भले हमारी फैक्ट्री से है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से है या ई कॉमर्स स्टोर से है, so how we can provide them a better customer service in terms of providing the customers on the right time with the right quality and with the right service. सही। तो मुझे ये बताएं कि सप्लाई चेन क्या आउटसोर्स की जाती है या फिर कंपनीज खुद रखती है? देखिए, इन जनरल जिस मोस्ट ऑफ द कंपनी स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, वो दे वांट टू हैव द कैपेबिलिटी इन हाउस, क्योंकि दिस इज एसेंशियल फंक्शन। यानी सप्लाई चेन इज ऑलमोस्ट एज गुड एज फाइनेंस और मार्केटिंग और सेल्स, राइट? सो यू डोंट वांट टू आउटसोर्स ऑल दीज एक्टिविटीज। हाउएवर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप आउटसोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सोर्सिंग समटाइम आप आउटसोर्स कर सकते हैं, आप एनालिटिक्स आउटसोर्स कर सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन जॉब्स यू कैन आउटसोर्स, बट प्रेडोमिनेटली यू वांट दिस फंक्शनैलिटी इन हाउस। सही, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या है? देखिए, इसके स्कोप से पहले हमें थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन, ये जो एज अ जॉब फंक्शन, ये अभी लास्ट 15-20 साल में जो है इसके जो अवेयरनेस बढ़ी है। तो मेन स्कोप जिसका जो मेन स्ट्रीम में आया है, लाइक यू कैन आस्क एनी नॉर्मल पीपल दे नो द वर्ड, जब कोविड में, क्योंकि जब कोविड हैपेंड तो उसमें सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या थी कि जी सप्लाईज नहीं है, सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन है, वो बोर्ड स्टक हो गई है, और टॉयलेट पेपर नहीं है यूएसए में थी। तो दिस इज, उसने क्या किया थे, इसने सप्लाई चेन को एज अ वर्ड ब्रिंग इनटू द सी स्वीट। सी स्वीट मींस कि जितने भी सीईओज लीडर्स हैं उनको ये रियलाइज हुआ कि अगर हम सप्लाई चेन अपनी मैनेज नहीं करेंगे और इस तरह के पैंडेमिक्स होंगे या डिस्ट्रप्शन होंगी तो वी वोंट बी एबल टू डू बिजनेस। शेयर प्राइस नीचे आ गया, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, बिजनेसेस का स्पेशली। तो उसमें मेन स्ट्रीम में एक तो इसकी ये बढ़ गई, क्या कहते हैं कि प्रोफाइल, और उसके बाद फिर ये हुआ कि हम पाकिस्तान, सेकंड इसमें रीजन ये है कि अब जो प्रोडक्ट इनोवेशन है ना वो बहुत मुश्किल होती आ रही है, ठीक है, क्योंकि यू कांट रियली डिजाइन न्यू प्रोडक्ट, ओनली फ्यू कंपनीज कैन डू दैट। तो हम ये कहते हैं सप्लाई चेन में टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सप्लाई चेन कम्पीट सप्लाई चेन। यानी कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले रही हैं और उसके बाद उसकी कॉस्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, लेकिन एक सप्लायर आपको एक दिन में सप्लाई कर रहा है ऑन टाइम, दूसरा 5 दिन में कर रहा है, तो आप किससे लेंगी? जिसने एक दिन में सप्लाई करना है।
तो जो एक दिन वाला बेटर कस्टमर सर्विस मींस क्विकर डिलीवरी, तो उसको करने के लिए यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन पीपल और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन फंक्शन। सो लोग ये कहना है अगर हमें वी हैव टू मेंटेन अवर टॉप लाइन और हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, अपने ग्रोथ करनी है, तो वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन फंक्शन। दूसरा वजह ये हुई। तीसरी हो गई कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही हैं और हमारी मैच्योरिटी अभी लो है सप्लाई चेन की, तो देयर इज अ लॉट मोर जॉब्स देन इट यूज्ड टू बी 10 years or 5 years ago। सही। अच्छा मुदस्सिर, मुझे ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होना शुरू हो गई हैं और मतलब जाहिर सी बात है कि अगर चीज़ ऑनलाइन होना शुरू हो गई, ई कॉमर्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान चला गया है, तो उसमें सप्लाई चेन का क्या किरदार है? अच्छा, मैं ऑनलाइन के जवाब देने से पहले मैं एक और थोड़ा सा बात कंप्लीट करूं। जी। जो आपने शुरू में बात करी थी कि यंग फोक्स की के कैरियर, मैं ये कहता हूँ उस वक्त आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री मतलब ग्लोबली तकरीबन 17 साल से। इस वक्त जो हम लोग कहते हैं कि यार कोई ऐसा कैरियर अपॉर्चुनिटी बताओ जिसमें हम पैसे ज्यादा बना सकें, मैं ये कहता हूँ सप्लाई चेन इज अ ग्रेट कैरियर चॉइस राइट नाउ, ठीक है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बहुत सारी जॉब्स यानी 30% जॉब इंक्रीज होगी। अच्छा। दूसरा फायदा ये कि यहाँ पे पैसे अच्छे मिलते हैं, यानी आपने डिग्री करी है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लाख से 1.5 लाख रुपए बना सकते हैं, ठीक है? तीसरा फायदा ये कि सप्लाई चेन जो है ना वो कूल है। कूल का मतलब क्या हुआ कि यू कैन ट्रैवल, यू कैन टॉक टू द पीपल ग्लोबली, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ता है और उसके अलावा मतलब आप मुख्तलिफ लोगों से बात कर, सप्लाई चेन के लोग जो है फाइनेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, मार्केट, तो आपका बिजनेस एक्सपोजर बढ़ता है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसकी डजंट मैटर आपकी डिग्री क्या, फाइनेंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आप सप्लाई चेन में एंटर हो सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिश्ते अच्छे आते हैं लोगों के, ठीक है? अगर आप सप्लाई चेन में काम करते हैं तो आपकी शादी वाली ये आपने वो चीज बताइए, अब ज्यादातर लड़के सप्लाई चेन का काम करना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं ये गारंटी देता हूँ अगर किसी ने सप्लाई चेन की डिग्री करी है और उसको कोई रिश्ता ना हो जाए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आपने बोला कि जो है ई कॉमर्स, देखिए ई कॉमर्स का अगर आसान, उसके 4 स्टेप्स होते हैं ई कॉमर्स में। ऑर्डर ऑनलाइन, ठीक है, पेमेंट आप ऑनलाइन करें, फिर इन्वेंट्री उसकी देखें और उसके बाद ट्रैकिंग। लास्ट 2 हिस्से हैं ना ई कॉमर्स के, कि इन्वेंट्री देखना और उसकी शिपमेंट ट्रैकिंग, ये सप्लाई चेन के जुमरे में आती है, ठीक है? तो मैं ये कहता हूं कि अभी पाकिस्तान में जितने भी बिजनेस है ना, माशाल्लाह हमारी जो स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, वो उसमें बहुत पोटेंशियल है। तो उनको मैं ये बोलता हूं कि आप पूरे पाकिस्तान में या ग्लोबली अपने शॉप्स नहीं खोल सकते, लेकिन इफ यू पुट अ ई कॉमर्स स्टोर रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और इवन रिटेल शॉप जो आपने खोली हुई है, तो आप जो है कहीं भी शिप कर सकते हैं। सिर्फ आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना और वो बहुत आसान हो गया बनाना। अब वो कॉमर्स के जरिए बिग कॉमर्स, शॉपिफाई, बड़े सस्ते सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। मतलब कराची में इतने लड़के बैठे हुए, पूरे पाकिस्तान में सस्ते में आपको ई कॉमर्स स्टोर बना के दे सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं इफ यू आर अ टेक सेवी। तो उसमें फिर अब ये हो सकता है कि आप बेटर कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, आप ग्लोबली आप शिप कर सकते हैं, क्योंकि इतनी लॉजिस्टिक्स कंपनी है तो ग्रोथ के, तो क्या होगा, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन गिव अ बेटर कस्टमर सर्विस, यानी किसी ने आपको चैट मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, आपने फौरन जवाब कर दिया। तो इसमें दैट्स व्हाई ई कॉमर्स इज ग्लोबली ग्रोइंग एवरी ईयर। कोविड में क्या हुआ, जितनी भी कंपनी ई कॉमर्स कंपनी थी, सिर्फ उनके शेयर प्राइस ऊपर गए, यू नो, अमेज़न के, और बाकी सबके नीचे आए। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, अगर आप फिजिकल स्टोर होगा, आपके पास लिमिटेड जगह है, आप चीजें रख सकते हैं। ई कॉमर्स स्टोर में आप कितनी भी प्रोडक्ट्स रखें, किसी ने आपको मना थोड़ी किया, बिकॉज यू आर नॉट ऑन द फिजिकल स्पेस। लास्ट पॉइंट, Amazon, if you believe about Amazon, दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेयर, they have 350 million product. You know, they sell it on their website. I mean, that's the magic of e-commerce. सही। अच्छा, तो मुदस्सिर मुझे ये लास्ट में बताएं कि सप्लाई चेन का कोर्स जो है वो कौन कर सकता है और कैसे, कि लाइक अगर कोई चाहता है जी कि वो सप्लाई चेन से जुड़ जाए, तो वो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बहुत आसान है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हो गई ये कोर्सेज कराना है, वो हमने क्या किया, हमारा जो कंपनी है यही हमारा मकसद है। हम जो है दुनिया भर में, स्पेशली पाकिस्तान में, इजीली और फ्री में ये सप्लाई चेन की तालीम देना चाह रहे हैं। हमने 200 से ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है जो कि फ्री में अवेलेबल है। हमारा बहुत सारे टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं लोगों को फ्री में। तो हमारी वेबसाइट पे हम We want to basically share the love of supply chain, educate people in supply chain. तो हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज वाले भी डिग्री करा रहे हैं, तो ये भी है। और बाकी मुझसे कांटेक्ट करें and help them out. ठीक है, बेहद शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे थे। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप सोचें कि जी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं, डिफरेंट चॉइसेस आपके पास होती हैं, और सोच समझ के आप डिसाइड करें कि आपने इन फ्यूचर क्या करना है।
वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि पाकिस्तान में चमड़े की मसनूआत का कारोबार मुनाफा बख्श कारोबार है। पाकिस्तान में बहुत ही उम्दा सामान तैयार किया जाता है। लेदर की जैकेट हो जाए, क्रिकेट सामान हो जाए, पर्स हो जाए, घर की डेकोरेशन की कोई चीज़ हो जाए, इसके अलावा और भी बहुत सारी मसनूआत है पाकिस्तान में जो कि तैयार की जाती हैं लेदर्स की। पाकिस्तानी चमड़े की मसनूआत पूरी दुनिया में मशहूर है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इस काम में अब तक जिद्दत नहीं आई। उस तरीके से हम ये काम नहीं कर सके जिस तरीके से हमें करना चाहिए और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना चाहिए। इस काम को एक छत तले लाने की बेहद ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लेदर एक्सपोर्टर आसिफ कायम खानी साहब ने। आसिफ साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए सबके लिए। सर गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये बताएं कि हमने इस चमड़े की इस कारोबार को उस तरीके से हमने नहीं देखा जिस तरीके से होना चाहिए। पाकिस्तान की लेदर प्रोडक्ट्स की बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा मांग है। पहले के मुकाबले में हमने देखा कि इसमें इजाफा आया है, लेकिन आप चूँकि इस इंडस्ट्री से हैं तो आप क्या समझते हैं, ये इजाफा है, ये कमी है? आने वाले वक्त में हम क्या देख सकते हैं कि ये कमी ज़्यादा होगी? क्या आप कमेंट करेंगे इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम महक, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लेदर वालों को भी थोड़ा सा नज़र में रखा और उनके जो मामलात हैं वो भी आपने जो है उजागर किए, दिखाया लोगों को। अच्छा, बात यह है कि देखें, आप कह रहे हैं कि क्या इसमें जो है मतलब लेदर की प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट कैसी रही। बात यह है कि 2017 की जो है मतलब 948 मिलियन को हमने टच किया था एक्सपोर्ट को। उसके बाद आप आ जाते हैं 2018 में। 2018 में जो है 844 मिलियन जो है हमने एक्सपोर्ट किए। अच्छा, 2019 में थोड़ा सा हमारा जो है ग्राफ थोड़ा सा गिर गया था, वो इस वजह से कि कोरोना जो आपको पता है पूरा दुनिया जो है बंद थी, उसकी वजह से। तो उसकी वजह से भी हमने जो है ना 765 मिलियन को टच किया था। अच्छा। जो कि बढ़ना चाहिए था। अच्छा, अगर आप देखें फिर 2020 और 21 की तो 832 मिलियन ये हमारी एक्सपोर्ट रही है। अच्छा। और 2021 में माशाल्लाह से हम लोगों ने वापस से स्टेबल हुए हैं, हमने अच्छा एक्सपोर्ट किया है जिसकी 953 मिलियन एक्सपोर्ट को देखा गया है। अच्छा, अगर आप ऑल ओवर देखें तो हमारी 1.2 बिलियन का बिजनेस है टोटल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट का। अच्छा। जो कि ज़्यादातर 2010, 11, 12, 13 में ये रहा है। और उसके बाद जो है कुछ मतलब मामलात की वजह से हम थोड़ा पीछे होते गए। अच्छा, और दूसरी बात कि अगर आप जैसे कहते हैं कि जिद्दत तो मतलब कि इस बिजनेस में कैसे आएगी, जो हमारी मशीन जो है 25,000 से 65,000 की हो गई है। अच्छा। तो हम काम किस तरह करें, लेकिन फिर भी छोटे बड़े कारखाने जो लगे हैं, 460 कारखाने लगे हैं लेदर के, जो कि 7 मिलियन गारमेंट्स को प्रोड्यूस करने में मदद देता है। हम 7 मिलियन गारमेंट्स बना सकते हैं। जी। और हमारी कैपेसिटी है 7 मिलियन गारमेंट्स बनाने की। अच्छा। इसी तरह अगर आप देखें फुटवेयर की, तकरीबन 500 तकरीबन इसके छोटे बड़े कारखाने हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं हम शूज़ वगैरह। तो उसकी जो है तकरीबन 4 मिलियन पेयर जो हम बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा अच्छा, आसिफ मुझे ये बताएं कि और इसी तरह आप देखें तो आसिफ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल ले लीजिएगा प्लीज। हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, हमें नजर आए जो है पेयर बनाने की हम कैपेसिटी रखते हैं। जी आप सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमने ये भी खबरें सुनी कि बहुत सारे हमारे ऑर्डर्स बांग्लादेश की तरफ चले गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम उस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम उनके ऑर्डर्स कंप्लीट करें तो फिर वो तो किसी और जगह का रुख करेंगे। क्या ये खबर सच है, ऐसा वाकई हुआ? जी देखें, हमें जब कोई बड़ा ब्रांड ऑर्डर देता है तो वो सबसे पहले एसेसरीज पे नज़र रखता है कि एसेसरीज क्या है। अच्छा। छोटी एसेसरीज जो कि हम पाकिस्तान में हम बना नहीं सकते, हमें कोई इस तरह मतलब वो दिया नहीं गया है कि आप ये एसेसरीज को बनाएं। अच्छा, जब हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, अब उनको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इनकी जो है एलसी नहीं खुल रही है और इनके जो है पोर्ट पे जो है कंटेनर काफ़ी खड़े हुए हैं। अब हमारी एसेसरीज जो $5 वाली जो एसेसरीज है, जो एक जैकेट पे $5 की लगती है, जिसे हम इंपोर्ट करते हैं और उस $80 के जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो मतलब कुछ वजूहात की वजह से अब क्या मैं किसको कहूँ कि एक्सपोर्ट जो है हमारी $80 की रोक दी गई है सिर्फ $5 को इम्पोर्ट करने के लिए। जब $5 वाली जो हमारी एसेसरीज है वो पोर्ट पे खड़ी हुई है, वो रिलीज़ नहीं हो रही। अगर वो एसेसरीज नहीं आएगी तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, बात ये है।
सही, ठीक है। अच्छा आसिफ, मुझे एक और बात समझाइए, जब कोविड था तब तो हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्डर्स जो कि दूसरे ममालिक के थे वो हमारी तरफ आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे शायद हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए? क्या किसी बड़े लेवल पर आपने ये बात करने की कोशिश की? क्योंकि ज़ाहिर है एलसीज खोलना ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम है ना, इस पर हमारी गवर्नमेंट ही कोई पेशरफ दे सकती है, और ना सिर्फ आप बल्कि शायद हर इंडस्ट्री वाला परेशान है। तो आपने क्या किसी बड़े लेवल पर बात करने की कोशिश की? जी देखें, जैसे मैंने बताया कि एसेसरीज नहीं होगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से हमें नुकसान क्या उठाना पड़ा? हमें नुकसान ये उठाना पड़ा कि हमारे पड़ोसी ममालिक उन्होंने जो है उस ऑर्डर को पकड़ लिए। जैसे कि अब बैनुल-अक़वामी जो ब्रांड हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, उन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश और हमारे पड़ोसी ममालिक जो है उन लोगों को ऑर्डर दे दिए। अब हमारे ऑर्डर जो कि है वो ख़त्म हो चुके हैं, और सिर्फ एसेसरीज़ की वजह से। अच्छा हाँ, आप कह रहे हैं कि किसी से रब्ता किया, हमने बड़ी कोशिश की कि चैम्बर के थ्रू जो है हम ये बात करें, और बड़े बड़े जो लेदर के इंडस्ट्रीज़ जो है और जो एक्सपोर्ट को जो देखते हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप ये हमारे साथ जो है, मतलब जैसे फ़र्ज़ करें कि मशीन है, मशीन 25,000 की होती है, जो लेदर की जो सिलाई मशीन है, स्टिचिंग मशीन है, जो कारीगर जो बनाता है, जो सीता है जैकेट, अच्छा। वो मशीन जो है 25,000 वाली 65,000 की हो गई। आप बताएं कि हम काम किस तरह करेंगे? और जिसमें से अभी पोर्ट में खड़ी हुई सारी मशीन जो मिल नहीं रही है, 65,000 की भी मिल नहीं रही है। अच्छा। तो आप हमें बताएं कि हम किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे? अच्छा, ये तो बस थोड़ा बहुत जो काम पाकिस्तान में हो रहा है, माशाल्लाह से, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है कि अमेज़न के थ्रू हमारे पाकिस्तान में छोटे बड़े कारखाने चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने अभी आपको बताया कि 480 और 500 कारखाने लगे हैं। ये वजह ये है कि डायरेक्ट ऑर्डर हमें जो मिलना शुरू हो गए अमेज़न के थ्रू। अच्छा, अमेज़न की न्यूज़ पे अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 10,000 नए वेंडर्स जो है उन्होंने रजिस्टर किया अपने आप को। अच्छा। जो डायरेक्ट जो जैसे कारखानेदार है ना, जिसकी 10 मशीनें 5 मशीनें, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। जो 10,000, ये अपनी अमेज़न की न्यूज़ है। अच्छा। जो 10,000 लोगों ने रजिस्टर किया है, तो अब वो जो 1 बाय 1 पीस करके बना रहे और भेज रहे हैं। तो जाहिर है उसमें थोड़ा सा मुश्किलात है हमें। और अगर ये पेपोल अगर आ जाता है, आप यकीन करें ये 700 से 800 कारखाने बन जाएंगे, और ये 7 मिलियन गारमेंट्स की जगह हम ये 10 मिलियन तक ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल तो वही है ना कि यहाँ पर भी अगर और मगर की लेकिन मसला ये है कि पेपोल अगर खुल जाए, अमेज़न की जो है हमें अच्छा हो गया। ये पिछले टाइम पे जो है हमें अमेज़न की एक वो कुछ एफर्ट की वजह से, कुछ लोगों के एफर्ट की वजह से अमेज़न हमें मिल गया है, लेकिन पेपोल अभी तक नहीं मिला। पेपोल की जो है कोशिश जारी है, और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कहता हूँ, जो भी कोई बड़े जो सुन रहे हैं, इस इंडस्ट्री को देखते हैं, एक्सपोर्ट को देखते हैं, तो कोशिश करें हमारा पेपोल का भी जो है मसला हल करवाएं, ताकि हम एक्सपोर्ट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। हमारी इंशाल्लाह एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा जी, बड़े आपका ये मसला सुन लें और बड़े जो है इकट्ठे बैठ के हल भी करते हैं। बेहद शुक्रिया आसिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा आपकी हेल्थ से जुड़ी खबर की बात करेंगे। गुर्दे की पथरी आज के दौर में एक आम सी बात है, यानी कि किसी की किडनी में अगर स्टोन है तो ये बहुत मामूली समझा जाता है, बट सवाल ये पैदा होता है कि स्टोन्स बनते क्यों हैं? हमारा इनटेक क्या इतना बुरा हो चुका है, इतना अनहाइजेनिक होता है जिसकी वजह से स्टोन्स बनना शुरू हो जाता है, या फिर इसकी और कोई वजह होती है? इसके अलावा आप बच कैसे सकते हैं? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसी पर बात करने के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता हारून हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले तो मैं इसके रीज़न्स पूछना चाहूँगी कि इसकी वजह क्या है? क्या आपकी किडनी में स्टोन है? क्या हमारा इंटेक ख़राब होता है? हम पानी नहीं पीते? हमारी रूटीन ऐसी है जिसकी वजह से हम इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं? क्या वजह है? देखिए, आजकल हमारा जो एक खाने पीने का रुझान है वो काफ़ी ख़राबी की तरफ है। किडनी के स्टोन्स बनने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें सबसे अहम वजह पानी का कम इस्तेमाल है। अच्छा। पानी का इस्तेमाल कम हो और आप ऐसे क्लाइमेटिक रीजन में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो भट्टी के करीब काम करते हैं या ऐसी जगहों पे काम करते हैं जो बहुत हॉट एरियाज़ होते हैं, वो डिहाइड्रेशन का शिकार जल्दी हो जाते हैं। अच्छा। दूसरी वजह कोल्ड ड्रिंक का बेतहाशा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल, जो ब्लैक चॉकलेट होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट मौजूद होता है, और अननेसेसरी विटामिन डी, कैल्शियम के इंजेक्शंस। अच्छा। और कच्ची प्याज, टमाटर, पालक, इन चीज़ों का बेतहाशा इस्तेमाल। अच्छा। एक चीज़ होती है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड, जी, उसका लेवल अगर बढ़ जाए तो वो भी पथरी बना देता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमूमन हमने ये देखा है कि कुछ लोग अपनी रूटीन में
बीफ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है जी, आपने बीफ भी खा लिया, अच्छा फिर उस बीफ को आप पालक के साथ भी बना रहे हैं, फिर आप उस बीफ को आप वैसे भी बना रहे हैं, कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं, मैंने ये सुना है कुछ बीज वाली सब्जियां जो होती हैं आपको उससे अवॉइड करना चाहिए, जैसे टमाटर हो गया, तो बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल भी क्या इस चीज़ की वजह बनता है? जी, जिन पथरियों का मैंने आपसे जिक्र किया है, 5 तरीके की पथरियाँ होती हैं। हाँ। उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट, एक यूरिक एसिड, और कुछ पथरियाँ इन्फेक्शन से बनती हैं। वो तमाम चीज़ें जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मकदार ज़्यादा हो, यूरिक एसिड की मकदार ज़्यादा हो, वो उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल पथरी बनाता है। अच्छा। जैसे कि बीफ के अंदर यूरिक एसिड का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इस चीज़ को मना करते हैं। जिन लोगों के अंदर पथरी फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है तो उनको हम ये कहते हैं कि वो गोश्त का इस्तेमाल एतदाल में करें। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने कहा जी मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सी टाइप है? देखिए, स्टोन की टाइप नहीं, मोस्ट कॉमन जो स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट है। अच्छा। और कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा। स्टोन कोई भी ख़तरनाक हो सकता है अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए। अच्छा। जैसे कि वो स्टोन जो इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं और वो बहुत खामोशी से बनते रहते हैं और कभी कभी वो साइज़ में इतने ज़्यादा होते हैं कि पूरे गुर्दे की जगह भी ले लेते हैं। ओए, तो किसी भी किस्म का स्टोन हो, अगर वो ऐसी लोकेशन पे है कि वो गुर्दे पे दबाव डाल रहा है या गुर्दे की नाली में रुकावट डाल रहा है जी, और गुर्दे के फंक्शंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, हाँ, तो उसकी नीड्स ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। इसके सिम्टम्स क्या है? लाइक खुदा न खासा जी किसी की किडनी में स्टोन है, नहीं पता चल रहा, क्या फील होता है आपको? पेन होना शुरू हो जाती है, फीवर में मुब्तला होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं? देखिए, जो अमूमन सबसे मोस्ट कॉमन आम जो सिम्टम है किडनी स्टोन का वो है पेन। ठीक है। किडनी में पेन होना, कमर में दर्द की शिकायत के साथ लोग आते हैं, लेकिन वो पेन आम कमर के दर्द की तरह नहीं होता। वो इतना सीवियर पेन होता है, इतना शिद्दत से उठता है कि अमूमन उसी वक्त लोगों को अस्पताल जाके कोई पेन किलर या इंजेक्शन फॉर्म में लगा के उस पेन को कम करना होता है। अच्छा। इसके अलावा पेशाब में खून आना, ये भी किसकी अलामत हो सकती है। अच्छा। कुछ लोगों को जिनको स्टोन इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं या स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है जी, वो बुखार के साथ भी आते हैं। अच्छा, ये मैंने देखा बच्चों में भी आजकल हम देख रहे हैं, सेम यही रीज़न्स हैं? देखिए, आजकल बच्चों के अंदर पानी का इंटेक कम हो जाता है, ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पे बैठे रहते हैं, वॉशरूम जाने का वेट करते हैं, यूरिन को होल्ड करते हैं, ये तमाम चीज़ें इन्फेक्शन का कॉज बनती हैं और स्टोन बनते हैं। होल्ड करना भी इसका बायस बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो पथरियाँ इन्फेक्शन की वजह से बनती हैं तो इन्फेक्शन होते ही लोगों को यूरिन होल्ड करने से ज़्यादा है, पानी के कम इस्तेमाल की वजह से होते हैं। तो इस चीज़ का हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा। दूसरी, बच्चों के अंदर कुछ वजूहात कुदरती भी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, कि उनके वालिदैन की तरफ से उनको ये चीज़ आती है कि उनकी किडनी के जो चैनल्स होते हैं उसमें ये कुदरती तौर पे चीज़ होती है कि उनके यूरिन कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट करता है। अच्छा। पेशाब के अंदर जब कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो बच्चे कुदरती तौर पे स्टोन फॉर्मर होते हैं। तो कुछ वजूहात कुदरती और नेचुरल भी हैं जो जेनेटिकली आती हैं, उनके अंदर हम कुछ ग़िज़ाई एहतियात बताते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक पथरी की फॉर्मेशन के अंदर कमी आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इलाज का तरीका, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी आप पानी का बहुत इंटेक बढ़ा दें तो जी पथरी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, फिर कुछ लोग लेज़र की तरफ भी जाते हैं, आपकी नज़र में एक बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, स्टोन का ट्रीटमेंट उसके साइज़ और उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा। स्टोन कितना बड़ा या कितना छोटा है और स्टोन है किस जगह पे गुर्दे की नाली के अंदर। अच्छा। अगर स्टोन का साइज़ बड़ा है तो तरीक़ा इलाज मुख्तलिफ होगा। जो गुर्दे के पथरी के इलाज हैं वो 4 हैं। कुछ दवाओं से मुमकिन है कि जिसमें पथरी महलूल हो जाती है, कुछ में हम जो पुराना तरीक़ा है कि जिसमें हम सर्जरी करते हैं और पेट को काट के गुर्दे की नाली तक पहुंचते हैं, जो अभी भी कुछ जगहों पे हमें मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि उनके अंदर और तरीक़ा इलाज पॉसिबल नहीं होता। ये वैसे क्यों होता है, ये क्या तरीक़ा इलाज पॉसिबल नहीं है तो आप इस तरफ जाते हैं? जैसे कि कुछ पेशेंट्स के अंदर हम पथरी का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो पानी से या दवाइयों से महलूल नहीं हो सकता। दूसरा जो इलाज है वो शुआओं का है। अच्छा। उसमें जो कैमरा होता है आपका वो एक ख़ास जगह पे स्टोन को लोकेट करता है और उसके बाद शुआएं उसकी तरफ डायरेक्ट करता है। ठीक है। तो वो 3 या 4 सेशंस के बाद पथरी थोड़ा थोड़ा
टूटना शुरू होती है और रेज़ा रेज़ा होकर पेशाब के ज़रिए निकल जाती है। लेकिन जिन लोगों में पथरी बहुत ज़्यादा सख्त हो या इतनी बड़ी हो कि वो उस लेज़र से ना टूट सके, तो वहाँ पर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इसके अलावा अब जो एक और तरीका इलाज आ गया है जो आसान भी है, जिसमें पेट को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो यूरेट्रोस्कोपी है। हम कैमरे के ज़रिए गुर्दे की नाली तक पहुँच के उस पथरी को निकाला जा सकता है। अच्छा, इसमें मेन पेन आपको बैक में फील होती है? जी। अच्छा, बैक में आपकी पेन है तो उसको आप लाइट ना लें, एक दफ़ा जाके चेक ज़रूर करवा लें। बिल्कुल, क्योंकि पथरी जो गुर्दे के जो दर्द होता है वो अमूमन होता ही इतना सीवियर है कि आप उसे लाइट ले भी नहीं सकते, वो होता ही बहुत शदीद है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें अपनी ज़िंदगी में फिर क्या ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए कि हम ये कहें कि अच्छा इस चीज़ को तो निकाल ही दे बिल्कुल और इस चीज़ को आप शामिल कर लें ताकि आप इस बीमारी से बच जाएं? देखिए, जो चीज़ निकालने वाली है वो ये चीज़ है कि आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। अच्छा। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव किसी भी देखें चीज़ के की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है। आप किसी भी चीज़ को एतदाल के तरीके से लेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। कोल्ड ड्रिंक का बेजा इस्तेमाल हो, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा हो, ब्लैक चॉकलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, पालक का, टमाटर का हद से ज़्यादा बेजा इस्तेमाल हो, तो उन चीज़ों से स्टोन बनता है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। बिल्कुल सही है। और जो चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं उसमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रखें। अच्छा। नींबू का इस्तेमाल करें, सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, संतरे का इस्तेमाल करें, तो ये आपकी यूरिन की पीएच को मेंटेन करते हैं। यूरिन के अंदर तेजाबियत नहीं बनने देते। जब तेजाबियत नहीं होती तो हमारे यहाँ स्टोन कम बनता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। तो भाई अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हेल्थी अगर आप होंगे, सेहतमंद अगर आप होंगे तो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान साइकिलिस्ट ने मुल्तान से सियाचिन ग्यारी तक साइकिल पर सफ़र करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने ये सफ़र 28 दिनों में तय किया। मुकर्रम खान की रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं, फिर इनसे गुफ्तगू करेंगे। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब साकिब रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। साकिब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। पहले तो बहुत मुबारक हो और बहुत चैलेंजिंग चीज़ थी जो कि आपने की। मुझे बताएं कि ये सोच किस तरह से आई कि भाई मुझे ये इतना मुश्किल सफ़र करना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक टैलेंट को आपने बुलाया और ये हमारे लिए हौसला अफजाई की बात होती है। तो आज तक कोई पाकिस्तानी सियाचिन ग्यारी तक साइकिल पर नहीं गया था, तो मैंने सोचा कि ये पाकिस्तान का पहला रिकॉर्ड मैं अपने ग्यारी सियाचिन के शोहदा के नाम करूं। तो मैंने मुल्तान से सियाचिन ग्यारी तक 28 दिनों में ये सफ़र मुकम्मल किया अपना। और ये मुश्किल तरीन सफ़र था जिसमें खाने के मौसम के लिहाज से बहुत सी मुश्किलात थी। तो हम पाकिस्तानी कौम दुनिया की वो नायाब कौम है जो दुनिया में हर किस्म का काम अचीव करने में सबसे आगे हैं। तो मैंने मुश्किलात को अचीव करते हुए ये पाकिस्तान ये मुश्किलात आपने फेस कैसे की साकिब? अब देखें ना, आप निकले अपने होम टाउन से, आप गए आपने जो जगह सेट की थी, जो आपका टारगेट था, लेकिन दरमियान में मौसम की भी सख्ती आपने देखी होगी, फिर भूख का मामला भी दरपेश आया होगा, कई जगह पर आपको नेटवर्क नहीं मिलता। तो ये आपने साइकिल पर क्या सामान सारा साइकिल पर लेके गए या किस तरह से आपने मैनेज किया? मैं इसलिए आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको देख के जो बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जी हम भी साइकिल पर इतना अच्छा सफ़र करें, इतना लंबा सफ़र करें, तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सियाचिन महाज दुनिया का मुश्किल तीन और वहाँ पे आबादी नहीं है, तो मैंने पाकिस्तान आर्मी से परमिशन ली और मैंने वहाँ पे खजूरों पे गुजारा किया, चने जो होते हैं उन पे गुजारा किया, ड्राई फ्रूट उन पे गुजारा किया, क्योंकि वहाँ पे आबादी नहीं थी। अच्छा। और पाकिस्तान आर्मी ने मुझे स्पेशल चीज़ें भी दी थी गर्म, जो मैंने वहाँ पे पहन के जो सख्त मौसम है उसका मुकाबला किया। तो ये मेरी खुशी की बात है, पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको ये एजाज़ हासिल हुआ। सही। अच्छा साकिब, मुझे ये बताएं कि ये टाइम फ्रेम क्या था, कितने दिनों में आप पहुँचे अपनी मतलूबा मंजिल तक? और सेकंड ये कि जो कि अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको कहीं स्टे करना पड़ जाता है, जैसे रात है, रात का वक्त है, आपने कहा जी मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो उसका क्या प्लान तरतीब दिया आपने? देखिए जी, हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, तो इसलिए होटल पे रहना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा खाना खाने के लिए पैसों की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो ये मुझे गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ ISPR का, पाकिस्तान आर्मी का, जिन्होंने मुझे सहूलियत दी। और मैंने जो मुल्तान से लेके
जगलोट तक जो सफ़र किया, इसमें पेट्रोल पंप के ऊपर भी कैंप लगाया और जो होटल होते हैं 4 पाई वाले, वहाँ पे भी हल्का फुल्का जो होटल होता है वहाँ पे कैंप लगा के मैंने रात गुजारी और हल्का फुल्का खाना खाया। स्कर्दू से आगे 7 दिन लगे थे सियाचिन के लिए। वहाँ पे आबादी नहीं होती, सियाचिन के जो आखिरी 20 किलोमीटर है जी जी, तो सुनसान एरिया था। काफ़ी डर भी लग रहा था कि यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है। और हमारे जो आर्मी के जवान थे वो पोस्टें बहुत दूर थी, तो मैंने हिम्मत के साथ वो इस रास्ते को अचीव किया। इससे पहले 2018 में मैं मुल्तान से K2 बेस कैंप तक गया था। अच्छा। तो आज तक K2 बेस कैंप तक भी कोई साइकिल पे नहीं गया। हाँ। तो ये एजाज़ भी आपके नाम है। जी इंशाल्लाह, जी माशाल्लाह, मेरे लिए प्राउड की बात है। K2 1994 में ये 1954 में ये दरियाफ्त हुई थी K2 जी। तो आज तक कोई पाकिस्तानी वहाँ तक साइकिल पे नहीं गया था। तो और हमें भी बड़ा प्राउड फील हो रहा है साकिब आपसे बात करके कि आपने एक के बाद एक अचीवमेंट हासिल की। अच्छा मुझे ये बताएं कि 11 सेक्टर आप पहुँचे, मनाजिर कैसे थे, क्या फील हो रहा था? वो जो पूरे एक सफ़र की थकावट होती है ना, वो कहते थे जब आप मंजिल पर पहुंच जाते ना तो थकावट को आप भूल जाते, तो क्या फीलिंग थी? देखिए, मैं जो घर से मिशन लेके चला था कि मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से अपने उन पाकिस्तान आर्मी के जवानों को खराज तहसीन पेश करूं जो इतनी सर्दी के अंदर अपनी कौम के लिए बैठे हैं, अपने वतन प्यारे पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। तो जो ये मैंने सफ़र किया, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने इस्तकबाल किया। अच्छा। और वहाँ पे कर्नल साहब थे, उन्होंने भी इस्तकबाल किया। जो रास्ते की जो तकलीफ़ात थी वो मेरी दूर हो गई कि मुझे इज़्ज़त मिली इस टूर के हवाले से। ओके, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। तो आपने 11 सेक्टर पर कितनी देर स्टे किया और फिर वापसी का सफ़र वो कितने दिनों पे मुहैया था, या फिर ये था कि वापसी में आपने कहा बस जल्दी साइकिल चलाओ घर पहुँच जाओ? स्कर्दू से जो 11 सियाचिन है ये 7 दिन लगे थे। तो ये मुसलसल चढ़ाइयों का सफ़र था। और फिर जो आखिरी वहाँ पे हमारी यादगार शोहदा है, यहाँ पे 144 जवान शहीद हुए थे, वहाँ पे एक पोस्ट थी, वहाँ पे रात को मैंने वहाँ पे स्टे किया। उन्होंने अच्छा खाना भी खिलाया। अच्छा। और अच्छी सहूलियात दी। तो ये मेरी बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा मैसेज मैं अपने नौजवानों को देना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी होता है वो मुल्क का सफ़ीर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो अच्छा काम करें, आप जो अच्छा काम करेंगे वो पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा दुनिया में जाएगा। साकिब, आपने खिलाड़ी की बात की तो ज़रा मुझे लास्ट में फ़ौरन से ही कमेंट कर दें कि आपने फुटबॉल भी खेले यहाँ पर? जी जी, अभी जो हाल के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, फीफा वर्ल्ड कप, तो कतर ने 57 ममालिक की नुमाइंदगी की, मुस्लिम ममालिक की। तो हम पाकिस्तानी कौम ने 60 फुट बड़ा कतर का परचम वहाँ पे लहरा कर वहाँ पे फुटबॉल खेला। ओह वाओ, ग्रेट। और जितने जी ज़बरदस्त, आज तक किसी ने इतना बड़ा परचम वहाँ पे नहीं लहराया था। तो हमने पाकिस्तानी कौम की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कतर ममालिक को खराज तहसीन पेश किया और कतर के बादशाह तमीम बिन हमाद को भी खराज तहसीन पेश किया। बड़ा ज़बरदस्त साकिब आपने काम किया, हर एक लम्हे, हर एक स्टेज पर आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये हम मनाजिर दिखा भी रहे हैं भाई, इतना ज़बरदस्त बड़ा सा परचम बनाया और फिर यहाँ पर फुटबॉल खेल के इन लोगों ने खराज तहसीन पेश की। इतनी बर्फ़ में, इतनी ठंड में आपको तो वैसे ही हाथ पैर जम जाते। साकिब बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। आपकी जो भी डेस्टिनेशन, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, अपनी कामयाबी की बात करेंगे, पाकिस्तान की कामयाबी की बात करेंगे। सऊदी अरब में 4 मुल्की वुमेन फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। कराची के ज़िला किमाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली साहिबा के नाम बड़ा एजाज़। साहिबा कौमी टीम की नुमाइंदगी करने वाली किमाड़ी की पहली खातून फुटबॉलर बन गई हैं। साहिबा सरदिल इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक हो, बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है। मुझे बताएं कि जब आपको पता चला कि अच्छा जी अब आप इस लेवल पे जाके खेलने वाली हैं और ये कामयाबी हासिल करने के बाद पहली फीलिंग्स क्या थी? ये तो हर लड़की का ख्वाब होता है जो फुटबॉल में जाती है कि उन्हें पाकिस्तान के लिए खेलना है। जब मुझे कॉल आई थी कि आप पाकिस्तान कैंप में सिलेक्ट हो गई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, जैसे एक ख्वाब जैसा लगा मुझे। तो मैंने अपने घर वालों को बताया तो उन्हें बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि मैं कैंप में सिलेक्ट हुई हूँ।
अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि इस लेवल तक पहुंचना कितना मुश्किल था, बिकॉज आपको पता है हमारी ख़वातीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली जब हम खेल की बात करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल था, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, कौन था जो कि बिल्कुल मान ही नहीं रहा था कि नहीं नहीं ये लड़कों का काम है, तुम नहीं खेलो, रहने दो? अब्बू ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, अब्बू ने सपोर्ट किया। जी। और मान कौन नहीं रहा था? अम्मी मान गई थी? अम्मी थोड़ा नहीं मानी थी, लेकिन बाद में जब अब्बू ने इजाज़त दे दी तो वो भी मान गई थी, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि तुम बस ट्रेनिंग करती रहती हो तो अब तुम नहीं जा सकती, तो मुझे KU से ऑफ़र आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब घर वाले खुश हैं। और उसके बाद जो मैंने पाकिस्तान के लिए ट्रायल दिया और उसमें मेरा नाम आ गया, तो अब वो ज़्यादा खुश हैं कि तुम अब फुटबॉल खेल सकती हो। अच्छा, खेल सकती है। अच्छा, मुझे बताएंगे साहिबा कि आप सऊदी अरब गई, एक्सपीरियंस कैसा था? जो बाकी डिफरेंट टीम्स थी उनके साथ आपकी इंटरेक्शन कैसे थी, और सबसे अच्छी टीम कौन सी लगी आपको? मुझे सबसे अच्छी टीम अपनी टीम लगी, पाकिस्तान। नहीं, इसके अलावा अपनी तो टीम अच्छी होती है, इसके अलावा आपके अगेंस्ट जो 3 टीमें थी उनमें सबसे बेस्ट आपको कौन सी लगी? सऊदी अरब की। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा रहा। वहाँ की लड़कियाँ हैं जो हमारे टीम की, और दूसरी लड़कियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, मतलब आपसे बात करती हैं वगैरह, तो आपके बारे में पूछते हैं, तो अच्छा लगता है उनसे मिलकर। अच्छा, आगे नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान हमारा है कि हम ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा आगे जाए पाकिस्तान कैंप के लिए। अभी दोबारा कैंप लगने वाले, तो शायद टीम तुर्की जाए ना, तो इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और वहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी जो कैप्टन है मारिया, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त गोल दागा था। मैं चाहती हूँ कि ज़रा हम दिखाएं भी अपने नाजरीन को, क्योंकि बड़े चर्चे हुए इस गोल के, बहुत फेमस हुआ ये, इसके बहुत ज़्यादा क्लिप्स वायरल हुए, तो ये हम दिखा भी रहे हैं। ऑडियंस ने बहुत शेयर अप किया। इट्स वेरी गुड। ये देखें जी, क्या बात है, ज़बरदस्त, क्या मतलब अनएक्सपेक्टेड ना। टीम का क्या मोराल था इस टाइम पे, क्या टीम की सोच थी, उम्मीद क्या थी, मतलब उम्मीद थी आपको ये कि जी मारिया इतना ज़बरदस्त गोल कर देंगी? जी जी, हमें उम्मीद थी, क्योंकि वो बहुत एक अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छी कैप्टन है। तो जब हमें फ्री किक मिला तो मारिया गई फ्री किक लेने, तो हमें यकीन था कि बिलीव था कि ये गोल हो गए। दिल बंद हो रहा था? जी, डर लग रहा था थोड़ा? जी, डर लग रहा था। हम दुआएं कर रहे थे कि ये अल्लाह ये गोल हो जाए। तो मारिया ने बहुत अच्छी किक मारी और ये गोल हो गया। वो बहुत खुश हुई और हम ज़्यादा खुश हुए। हमारे कोच थे वो खुश हो गए, सब गए उन्हें हक करने के, उन्होंने स्कोर किया। तो भाई आपके जो कोच है, इतनी उनकी जाहिर सी बात है मेहनत होती है, वो तो खुश होंगे। मुझे बताएं कि एक मैच आप हारे, एक मैच आप जीते, एक मैच ड्रॉ हुआ, तो आपके कोच के क्या कमेंट्स है ओवरऑल? वो हमेशा कहते हैं कि हमें लास्ट सेकंड तक अपना जो गेम खेलना चाहिए, अपना गेम जो है वो लो नहीं करना चाहिए और हमें स्कोर करना चाहिए ना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट सेकंड तक हम मेहनत करते हैं और हमारी जो टीम है उनका जो गेम होता है वो वही सेम होता है। ये नहीं कि लास्ट मिनट कुछ मिनट रहते तो वो लो हो जाए, लेकिन हम लास्ट तक मेहनत करते रहते हैं और हमने इस बार बहुत अच्छा खेला। पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा खेला और अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताओ, कोई फेवरेट फुटबॉलर जिसको देख के होता हो कि यार अच्छा मुझे इससे मिलना है, या जिसको देख के बहुत इंस्पिरेशन आपको मिलती हो? जी, जो मेरे पहले फेवरेट प्लेयर हैं वो रोनाल्डिनो, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो अभी मेसी है मेरा फेवरेट प्लेयर। कभी मिलने की कोशिश की? जी, अभी तो नहीं की, लेकिन अभी जब हम सऊदी गए थे तो मेसी का मैच हुआ था, मेसी और रोनाल्डो का। अच्छा। तो हमें मिलने की मतलब कुछ मौका नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम हमारा भी मैच था, रात को लास्ट मैच था सऊदी के साथ। अच्छा, उसी दिन आपका भी मैच था, इसीलिए जो है वो क्लैश आ गया थोड़ा, और ना आप मिल पाए और ना ही आप मैच देख पाए उनका। जी जी। चलें, ठीक है, बेहद शुक्रिया साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। हाँ, और मैं कहती हूँ जितना हम अपनी लड़कियों को अप्रिशिएट करें ना उतना ही कम है। एक तरफ हमारी क्रिकेट टीम इतना अच्छा खेल रही है, एक तरफ हमारी जो ख़वातीन हैं उनकी जो फुटबॉल टीम है वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो भाई दोनों के लिए गुड लक। अभी हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो कुछ फैशन पर, मेकअप पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब ज़रा ख़वातीन से जुड़ी ख़बरें हैं या उनसे जुड़ा ये सेगमेंट है। किसी भी आपने पार्टी में जाना हो, किसी भी शादी में जाना हो, फ़ौरन से हम कहते हैं जी पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे मेकअप में, लेकिन ख़वातीन को अब मेकअप करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ़ौरन क्विक वाला मेकअप जो है वो आ गया हुआ है। लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो जी आपकी स्किन पे फ़ौरन से कौन सा मेकअप सूट कर रहा है। आप शादी दिन की है, रात की है, किस वक्त की है, मौसम क्या है, ये सब कुछ मैटर करता है। मेकअप आर्टिस्ट इमरान असलम जो कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ का मेकअप करते हैं, इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ मॉडल फ़िज़ा रिजवी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इमरान से हम जानेंगे कि
जो क्विक ब्राइडल मेकअप है, जो कि आप हमने लास्ट टाइम जब इमरान हमें ज्वाइन किया था, इमरान ने तो हमने बताया था आपको निकाह का मेकअप, लेकिन ये बारात वाला मेकअप है। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई बारात के मेकअप में तो वैसे ही 6-8 घंटे लगते हैं, तो भाई 6 मुझे अपनी बारात के मेकअप में मैक्सिमम 40 मिनट में मैं तैयार हो गई थी। मैं अपनी बारात वाले दिन की आपको बात बता रही हूँ। तो इमरान से पूछते हैं कि क्या वाकई जो है इनके पास जो ब्राइडल्स आती हैं क्विक मेकअप होता है और वो सेटिस्फाई होके जाती हैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इमरान वैसे मेकअप कर चुके हैं। We are again, माशाल्लाह। अच्छा इमरान, मुझे ये बताएं कि जब ब्राइडल मेकअप की बात आती है ना, तो एक सोच होती है कि यार 8, 9, 6 घंटे आराम से लग जाएंगे, तो मुझे लगता है वक्त भी बदल गया ना। तो मुझे बताएं कि ज़रा क्या है, फ़ौरन से हम मेकअप ब्राइडल का स्पेशली कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली होता ये है कि महक, अगर हम लोग स्किन प्रेप अच्छा कर लें और हम लोग बहुत मिनिमल, बेसिकली आपको पता है कि फाउंडेशन लग रही होती है, स्टिक्स और ये इससे बहुत केकी हो जाता है, बट डिपेंड ऑन स्किन के स्किन कैसी है। तो हमारे पास ज़्यादातर यूजुअली जो लड़कियां होती हैं बहुत उनकी क्लीन स्किन होती है और पहले से भी ट्रीटमेंट आजकल आपको पता है बहुत सारे चल गए स्किन के, तो उसमें होता ये है कि मिनिमल आप बेस लगा दो, मिनिमल आप सारी चीज़ें कर लो। अगर किसी को ग्लिटर चाहिए होता है, किसी को मैट चाहिए होता है, तो वो चारकोल किसी को चाहिए होता है, किसी को नूड लिपस्टिक चाहिए होती है विद रेड, किसी को रेड लिपस्टिक चाहिए होती है जो कि ट्रेडिशनल लुक है। तो वो मेरे ख्याल से कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज मैंने ज़्यादातर मॉडल्स और अपनी दूसरी जो वो हैं हमारे लोग ब्राइड्स जो, वो यही कहती हैं कि हमें मैं 6 घंटे पहले चली गई थी, 6 घंटे से रेडी होके बैठी थी। मतलब आप सोचें कि जो ब्राइडल है उसकी सारी एनर्जीज आया हो गई, हाँ ना, फ्रेशनेस तो उसके चेहरे पे आएगी। उसका फोटो शूट का जब टाइम आता है जिस पे उसको फ्रेश लगना होता है, उस वक्त वो मुरझाई भी लगती है। एग्जैक्टली। तो इसी वजह से यही है कि आप मेकअप जितना मिनिमल करोगे उतना जल्दी होगा, उतना अच्छा होगा। और अभी आप देखें कि हम किस तरह से क्विक मेकअप करते हैं, जो कि ब्राइडल है, ब्राइडल क्विक मेकअप। जैसे कि हमने जस्ट इनके कुछ भी नहीं किया है, जस्ट स्किन प्रेप किया है। स्किन प्रेप के लिए 4 से 5 चीज़ें आप लोग, अगर अपने जो बिगिनर्स मेकअप आर्टिस्ट हैं या वो आर्टिस्ट जो सैलून्स में ब्यूटिशियंस हैं या दूसरे आर्टिस्ट, अगर वो ये चीज़ें बिठा ले अपने दिमाग में कि स्किन प्रेप अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्किन, कि सबसे पहले आपने स्किन क्लीन कर ली, फिर उसको क्लिनजिंग कर लिया, फिर उसको स्क्रब कर लिया, हल्का सा एक्सफोलिएट आता है वो कर लिया, देन फिर उसके बाद आप उसको टोनर कर लें, देन प्राइम कर लें। स्किन प्राइमर जो होते हैं वो अकॉर्डिंग स्किन होना चाहिए, हर चीज़ स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि फिर ऐसा ना हो कि ड्राई की जो है ऑलरेडी आपने ड्राई क्लिनजर यूज़ किया, ड्राई फेस वॉश यूज़ किया, तो वो और ड्राई हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू स्किन ये थ्योरी बहुत ज़रूरी है बिगिनर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उनको लगता है कि स्किन ग्लो कर रही है तो सारा कमाल मेकअप का है। नहीं भाई, कोई आपकी इनर ब्यूटी भी होती है, नेचुरल भी होता है आपका। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं सबसे पहले हमने इनकी हल्की सी बेस की हुई है और अभी हम थोड़ा सा और इनको टचअप कर देते हैं। ठीक है, लाइक अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि जी जो आपकी स्किन है उसके अकॉर्डिंग आपकी बेस होनी चाहिए। अगेन वही बात है कि जी आपकी स्किन अगर ड्राई है तो बेस ज़रा, अब जाहिर सी बात है जो हमारे पुराने मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्हें तो इतना आइडिया होगा, लेकिन जो न्यू मेकअप आर्टिस्ट मार्केट में आते हैं ना और वो कहते हैं कि जी झटपट हम भी मेकअप कर देंगे, ये उनके लिए बड़ी अच्छी टिप्स हैं। कि और नुकसान उनका ही है ना कि अगर कि एक दफ़ा 10 ब्राइड है तो वो 10 नहीं बना सकते, तो फिर जाहिर सी बात है वो कौन एक ही बना आपके पास सकते हैं। आएगा। अच्छा ठीक है, अब हमने ये बेस अप्लाई कर दी। अच्छा, एक वेदर का भी बहुत इफेक्ट होता है कि जी वेदर आपका ड्राई है, वेदर आपका कैसा है। स्पेशली मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि गर्मियों में तो शादी रखनी ही चाहिए। अब कुछ लड़कियाँ सॉफ्ट मेकअप मांगती हैं कि हमें सॉफ्ट चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मैट कर दें। तो अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत क्विक टेक्निक है, कोई इतनी ज़्यादा कोई हाई फाई। आपने कौन सा शेड लिया? मैंने शेड लिया। बेसिकली आप लोग कभी भी इस पे ना जाया करें कि शेड किस ब्रांड का है क्या नहीं है, बस पिक किया करें कि नूड शेड है, ब्राउन शेड है, मरून शेड है। अच्छा। ये मैंने थोड़ा ब्राउनिश शेड लिया है। ठीक है। और ये नार्स की कंपनी है, तो उस पर से शेड लिया। तो हल्का सा, जस्ट आपको पता है कि ये ब्रांड्स जो होते हैं वो हल्का सा भी आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छे ब्रांड का मेकअप होना भी बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई एम सो ब्रांड कॉन्शियस। लग रहा आप ऊपर देखिएगा, ये देखिए लाइट हमने हल्का सा ऊपर लगाया है, वही शेड हम उसको नीचे भी लगा। एग्जैक्टली। कोई भी ब्रश ले लें पतला, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ ग्राफिक्स खेलें।
क्योंकि जितना मिनिमल रखेंगे, अब हमारे पास क्या होता है कि ब्राइड की रिक्वायरमेंट भी होती है कि भाई उनको बहुत डिफरेंट चाहिए होता है, तो वो कहते हैं कि अच्छा, ब्राइड ने भी अपने दिमाग में ना ये बिठा लिया कि पूरे 4 घंटे मुझ पे लगने ज़रूरी हैं। और अच्छा, ये वाकई ऐसा होता है कि अगर आप कहें जी आप जल्दी तैयार हो गए ना, तो कहेंगे ये क्या, मैं तो दुल्हन हूं, इतनी जल्दी क्यों तैयार हो? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है भाई, आपका मेकअप इतनी जल्दी हो गया तो आप जल्दी तैयार हो गए। अब जैसे मैंने बताया कि भाई मैं अपनी शादी पे 40 मिनट में तैयार हो गई थी, मेरा पूरा घर तैयार था, मैं इंतजार कर रही थी कि भाई सब जल्दी तैयार हो जाए ना। ऐसे एक दुल्हन की भी एक्साइटमेंट होती है ना आपको, तो मुझे शायद वो ज्यादा एक्साइटमेंट थी। अच्छा, तो ये आपने वही शेड नीचे लगाया, जस्ट ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं आप? अब इस पे हम थोड़ा सा हाईलाइटिंग करेंगे कि किसी भी आप ब्रांड का ले लें हाइलाइटर, बहुत सारे हाइलाइट्स होते हैं, वो आप उसको गीला करके भी लगा सकते हो, उसको ड्राई भी लगा सकते हो अगर वो अच्छा है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, इनर कॉर्नर पे जस्ट देना है। अच्छा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है बहुत मिनिमल मेकअप मांगते हैं, उनको ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए होता, तो उसके हिसाब से फिर हम करते हैं। ओके, अच्छा जी, कॉर्नर पे आपने लगा लिया। अच्छा, उसके बाद इनर कॉर्नर पे हमने थोड़ा सा हाईलाइट एरिया दिया, उससे आपकी जो आई से वो थोड़ी सी सॉफ्ट लगती है। अच्छा, आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्रश रख लें, या जिसको जो ज़्यादा इजी लगे। कोई इतनी अच्छा, वैसे मैंने अमूमन अब ये देखा कि जो हमारे बड़े मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो बेस भी फिंगर से बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टेज शायद ज़्यादा रहती है, वो आई मेकअप भी अपना फिंगर से कर रहे होते हैं जी। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, या आपको लगता है जी ब्राइड जिसमें कंफर्टेबल है, क्योंकि कुछ हमारी दुल्हनें होती हैं वो ये कहती हैं जी कि फिंगर से ना मेकअप किया जाए, हाइजीन का भी इशू आ जाता है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आप अपने हैंड सैनिटाइज करें सबसे पहले, तो सही है, उसके बाद आप अप्लाई करें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं? नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं इनके थोड़ा सा हाइलाइटर। अच्छा जी, ये हमारा क्विक मेकअप है, जिसमें हमारे पास रिमेनिंग मेरी टीम बता रही है जी 1.5 मिनट हमारे पास रह गया। जी जी। अच्छा, ये क्विक मेकअप हमें भी सुबह सुबह क्विक मेकअप करना पड़ता है, हमारे बेचारे मेकअप आर्टिस्ट जो है वो, ये देखें, एक्सपर्टीज उनकी कमाल है, हमें फौरन तैयार करते हैं। अच्छा जी, ये अब आपने क्या लगाया है? ये इनके शिमर लगाया है। अच्छा, ठीक है, आजकल बहुत इन है। अच्छा जी, और वही बात आ जाती है कि जैसी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको रिक्वायर्ड क्या है, ग्लिटर है तो ग्लिटर आप अप्लाई कर दें, शिमर है तो शिमर अप्लाई कर दें। जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको लग रहा है कि आपकी ब्राइड पे ये सूट करेगा ना, ये देखें कितना ज़बरदस्त स्क्रीन पे आ रहा है, और ये कितना क्विक वाला मेकअप है, जल्दी वाला मेकअप है। अब ये प्लीज़ कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे, दुल्हन है तो 8 घंटे में दुल्हन ने तैयार होना है, और 9 घंटे में दुल्हन अगर सैलून में रहेगी तो पता चलेगा वो प्यारी लग रही है, जल्दी भी मेकअप हो सकता है भैया आपका। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? इसके बाद लैश लगाएंगे, क्योंकि वो भी रिक्वायर्ड। लैश तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके मेकअप का हिस्सा, वो पलके प्यारी सी लगती हैं आपकी। अच्छा, आजकल तो ज़्यादातर परमानेंट भी करवा लेते हैं कुछ टाइम के लिए, कि वो ब्राइड्स को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। कुछ के लैशेस होती हैं, कुछ के नहीं होती हैं। नहीं होते हैं। ऐसे मोस्टली ख़वातीन को मैंने ये देखा कि शादी से पहले ना 6-6 महीने के लिए वो परमानेंट करवा लेती हैं। अच्छा, इसमें भी आपकी बड़ी ग्रिप होनी चाहिए लैश लगाने में, क्योंकि कुछ मेकअप आर्टिस्ट का ये भी बड़ा मसला होता है कि पूरा मेकअप कर दिया, लैश लगानी नहीं आ रही, ग्लू फैल गई, जिसकी वजह से मस्कारा आपका खराब हो गया। ग्लू ज़्यादा कोटेड पे लगाओगे तो ऑफ कोर्स उससे फिर फैल नहीं है। सही, आप बिल्कुल थिन कोट लगाओ और उसको थोड़ी देर स्प्रे करो एंड देन फिर अप्लाई। सही, ठीक है जी। तो ये आपने एक के बाद एक आप लगा रहे हैं लैश, और वो इसके लिए भी बड़ी टिप्स चाहिए होती हैं कि भाई आप जो है वो कितना ग्लू ले, कभी भी लैश को कट करना है तो वो आप आउटर कॉर्नर से करोगे, ठीक है, इनर कॉर्नर से नहीं करोगे। सही है जी। मैं ज़रा चाह रही हूँ कि हमारे कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाए मॉडल की आंखें, हुए क्या आंखें लग रही हैं, वही नीचे देखिएगा थोड़ा सा, ज़बरदस्त। और ये मैं बार बार क्विक किस लिए कह रही हूँ, ताकि प्लीज़ जो दुल्हनें बनने जा रही हैं ना, मेरी बहनें, बच्चियाँ हमारी जिनका दुल्हन बनने का टाइम है, वो ये ना सोचे कि वो जो 6-6 घंटे वाला मेकअप है वही आपको खुद सा बना सकता है। कभी कभी जल्दी वाला मेकअप भी आपको बड़ा प्यारा बनाता है। इससे बड़े बड़े सोच समझ के अपने मेकअप आर्टिस्ट को आप सेलेक्ट करें कि जो मेकअप करने वाला है आपके चेहरे पे। आप खुद सोचें, जब उसको इतने घंटे मूवी सेशन जो होता है, जो अपने गेस्ट के साथ करना होता है, देन फिर उनका पर्सनल शूट जो होता है अपना ब्राइडल थक जाते हैं ना। और फिर सबसे बड़ी बात क्या, आपने इतना भारी जोड़ा पहना होता है, इतनी भारी आपने ज्वेलरी पहनी होती है, वो आपको वैसे ही थका देती है, आप फ्रेश नहीं रहते। फिर हील्स आपने पहनी हुई होती हैं, तो सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के ना अपना टाइम मैनेज किया करें। अच्छा जी, ये लाइनर अप्लाई किया हमने, चलें जी। ये मैं चाह रही हूँ ज़रा हमारे कैमरामैन दिखाएं कि भाई मॉडल की आंखें, ओके, ये देखें,
ये ब्राइडल का मेकअप हुआ है, आई मेकअप, जो कि जिसमें ज़्यादा टाइम लेते हैं मेकअप आर्टिस्ट। चलें जी, फाइनल टच वैसे होता है जी कि आप जब लाइनर लगा लेते हैं, कॉर्नर्स बना लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। और एक आई मेकअप जो है वो तो या तो आपके मेकअप को इन्हांस कर देता है या फिर आपके मेकअप को तबाह कर देता है। और आई मेकअप करना बड़ा जो है ना वो एक, मैं कहती हूँ टेक्निकल काम है। चैलेंज ये लास्ट मेरी ब्राइडल जो है वो बहुत ऑलरेडी इतनी माशाल्लाह ब्यूटीफुल है, इनको इतनी नीड नहीं है। प्यारा होना भी बड़ा ज़रूरी है, इमरान ने ये भी बता दिया। दुल्हन बनने जा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा अपने आप को ना प्रिपेयर कर पहले से ही, लाइक आप सर्विसेज वगैरह लो। ठीक है, चैलेंज ये हमारी थी वो ब्राइडल जिनको हमने किया है फ़ौरन से मेकअप। आई मेकअप के ब्राइडल का कैसा होता है वो हमने दिखा दिया है, हमारे कैमरामैन भी दिखा चुके हैं। और थैंक यू सो मच इमरान जो कि हमारे साथ मौजूद थे क्विक मेकअप करने के लिए। अच्छा जी, हम सब ने सुना बचपन से, बल्कि हम जब बड़े भी हो जाते हैं हमारी अम्मा कहती हैं कि बेटा एक गिलास दूध पी लो, दूध लेके बच्चों के पीछे भागते रहते हैं। एक टाइम था जब मेरी अम्मी दूध का गिलास मेरे पीछे लेके भागी थी, और आज मैं अपने बच्चे को जो है वो मार मार के दूध पिला रही हूँ, क्योंकि भाई कम से कम दूध का जो इंटेक है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, वाइटामिन है, फाइबर है, सोडियम है और दीगर खसूसियात भी शामिल होती हैं जो कि आपकी बॉडी को जो है वो तवानाई बख्शती हैं, उसको एक्टिव रखती हैं, उसको बहुत ज़्यादा काम करने के लिहाज से बड़ा हेल्प आउट करती है। दूध पीना कितना ज़रूरी है, और कुछ लोग लस्सी का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि पंजाब में कहते हैं जी दूध की जगह आप लस्सी पी लेना तो आपकी जो ये दूध से पूरी होती है ना खसूसियात, आपके इंटेक वो लस्सी से पूरा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर उसमें दही शामिल हो गया है। तो ये कितनी फ़ायदेमंद है, इस पर बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट आयशा अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कितना ज़रूरी है दूध पीना, और दिन में कितने गिलास आपका दूध का इंटेक होना चाहिए? देखें, दूध की अफादियत के बारे में सिर्फ एक जुमला बहुत काफ़ी है कि दूध की ज़रूरत है पैदाइश से लेकर कब्र तक। तो इस जुमले में इससे अंदाज़ा लग सकते हैं आपके कितना ज़रूरी है। अच्छा, मतलब दिन में अक्सर ये अमूमन मैंने तो ये देखा है कि एक गिलास सुबह आप ब्रेकफास्ट में और एक रात को सोने से पहले नीम गर्म आप दूध पी लें। 1-2 गिलास काफ़ी हैं या इससे ज़्यादा आपका इंटेक हो जाए? 2 गिलास बहुत काफ़ी हैं। अच्छा। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपको दिन में कभी ऐसा महसूस हो कि आपको भूख लग रही है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा भूख की तलब हो रही है, तो बजाय ये कि आप कोई स्नैकिंग करें और आपको उस वक्त कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत महसूस हो और आप कोई पिज़्ज़ा या बर्गर का ऑर्डर दें और आपके पास उस वक्त अवेलेबल दूध हो, तो बहुत अच्छा है कि आप 1 गिलास दूध का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो वो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप दूध का इंटेक कर लें। आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा और ये सारी विटामिन जिसका आपने अभी जिक्र किया, तो आपको उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो उस वक्त आप दूध का इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा, तो एक तीसरा ग्लास भी मिल जाएगा। और बाकी अगर आप बच्चों को सुबह के वक्त दूध देते हैं और रात को सोने से पहले भी दूध का इस्तेमाल होता है तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अच्छा आयशा, हमने अभी ये देखा कि जी फ्रेश मिल्क का एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वो था जी कि फ्रेश मिल्क पीना है, लेकिन अब टेट्रा पैक्स भी हैं, पाउडर मिल्क भी हैं, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन सा आपको लगता है कि दूध की सबसे ज़्यादा बेहतरीन फॉर्म क्या है? लाइक हमने ये सुना जी फ्रेश मिल्क अगर आप पी रहे हैं तो वो थोड़ा हाइजीन का भी मसला है, मिलावट भी है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं बीइंग अ डॉक्टर? देखिए, फ्रेश मिल्क में मिलावट का और हाइजीन का तो मसला कहने और सुनने में आता है, लेकिन फ्रेश मिल्क ही है और वो दूध ही है। और जो टेट्रा मिल्क है उसमें जिन चीज़ों का ज़िक्र होता है या मिलावट का होता है, तो उसका नेमल बदल जो है वो आपने जो भी इस्तेमाल करना है तो आप फ्रेश मिल्क का ही इस्तेमाल करें, वो एक बेस्ट सोर्स है। और उसके बाद वंस आप उसको बॉयल कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा फ्रेश मिल्क ही रहेगी। और बाकी ये है कि वो जिस तरीके से भी आ रहा है, गवाले के थ्रू आ रहा है, जो भी आ रहा है, जब आपने उसको घर में सही तरीके से अपने पास अपने प्रॉपर यूटेंसिल में बॉयल कर लिया है तो उसके बाद कोई ऐसा चांस नहीं रहा कि आप उसको यूटिलाइज ना करें। आप उसको बॉयल करें, उसके बाद उसकी आप बलाई भी बनाएं, सारा सही तरीके से। वो बलाई इकट्ठी करने से ना देसी घी भी बन जाता है, मेरी अम्मी करती है ना, ऐसे समझ आई। अच्छा आयशा, आजकल पाउडर मिल्क का भी बहुत ज़्यादा रुझान है कि जी आप ऑफिस में हैं, अच्छा ठीक है, आप टेट्रा मिल्क नहीं पसंद करें तो आपने वो पाउडर मिल्क बैग से निकाला और पी लिया। और अमूमन ऐसा होता है आप ट्रैवलिंग भी जब कर रहे होते तो आप इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ये ठीक है आपकी बॉडी के लिए?
देखें ऑफिसेस के अंदर तो और आपके पास कोई चॉइस रह नहीं जाती कि आपको पाउडर मिल्क ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपको पाउडर मिल्क ही इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि स्किम्ड इस्तेमाल करें, स्किम्ड पाउडर मिल्क जिसके अंदर शुगर का इंटेक बहुत कम हो, क्योंकि कुछ ऐसे पाउडर्ड मिल्क अवेलेबल हैं जिनके अंदर शुगर का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा है, शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये हो रहा है कि बिला वजह उसकी वजह से लोगों का जो शुगर लेवल्स हैं वो भी बहुत जाते हैं बढ़, और उसकी वजह से लोगों का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसका इस्तेमाल जो है वो फिर सही नहीं होता सेहत के लिए। और दिन में ये होता है कि आपने 3 कप्स भी ले लिए, 4 कप्स भी ले लिए, ऑफिस में बिला वजह आप चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा रखते हैं, आपको कंसंट्रेशन, मेंटल कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप बार बार चाय के कप्स ले रहे होते हैं। तो अगर आपको चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ऑफिस में भी करना है तो बहुत अच्छा है कि आप कहवों का इस्तेमाल कर लें, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें, लेमन ग्रास टी का इस्तेमाल कर लें, जिंजर टी का इस्तेमाल कर लें। आजकल बहुत फ्लेवर टीज़ भी आ गई हैं, एप्पल टी है, फ्रूट टीज़ है, इनका इस्तेमाल कर लें। और कोशिश करें कि पाउडर टी से आप बचें, क्योंकि उसमें सच कोई अफादियत नहीं है, ना वो कोई ऐसी नेचुरल टी है, ठीक है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इस्तेमाल ही करना है तो फिर आप लिक्विड टी का इस्तेमाल करें, और या फिर आप नेचुरल टीज़ की तरफ जाएँ जिसमें हर्बल टीज़ हैं, वो आपको कम से कम कोई ना कोई फ़ायदा देंगी। अच्छा आयशा, जब हम बात करते हैं ना, मतलब जैसे भी मैंने लस्सी की बात की, पंजाब में तो आपको अभी भी नॉर्मल रूटीन में लस्सी मिलेगी, लेकिन अमूमन हमने ये सुना है कि जी सर्दियों में आप दही का इस्तेमाल ना करें क्योंकि दही आपके लिए सर्दियों में बेहतर नहीं है। तो क्या ये मिथ है? क्योंकि कहते हैं जी दही ठंडी होती है, फ्लू का वो होता है, तो ये क्या वो है परसेप्शन? देखें, इसमें यह है कि जिन लोगों को थोड़ा सा दही से एलर्जी है या जिनकी फैमिली के अंदर एज़मा है, ठीक है, थोड़ा सा उनको कंजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि वो शाम के बाद इसका इस्तेमाल ना करें, दही का इस्तेमाल ना करें शाम के बाद। टाइमिंग मैटर करती है। हाँ, टाइमिंग मैटर करती है, दिन में इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और बच्चों के अंदर अमूमन ये होता है कि विंटर्स में हम उनको ये एडवाइस कर रहे होते हैं कि वो अपनी बॉडी को कवर्ड रखें और दिन के टाइम इस्तेमाल करें, गर्म दूध का इस्तेमाल करें, ठंडे दूध का इस्तेमाल ना करें, और उसको वार्म करके लें। और कहा भी जाता है कि आपको नेज़ल कंजेशन को अगर बेहतर करना है तो दूध को गर्म करके और उसके अंदर हनी का इस्तेमाल करें तो आपके कंजेशन में भी बहुत फ़ायदा होता है और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो भी बहुत रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, तो ना करें। लेकिन अगर आपको अपने हार्ट बर्न को रिलीफ देना है, आपने बहुत ज़्यादा, जैसे आप पंजाब का ही जिक्र कर रही हैं, पराठों, हैवी खाना खा रहे होते हैं, या पराठे या गाजर के हलवे, ये भी तो बहुत चल रहे होते हैं आजकल, वेडिंग सीजन है तो ये सब कुछ बहुत है। तो इससे अगर आपको रिलीफ देना है तो उसके बाद अगर आप लस्सी का ग्लास इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हार्ट बर्न और एसिडिटी, उससे आपको रिलीफ। तो चीज़ें दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है और टाइमिंग्स मैटर करती हैं। अब आपको स्लीप एपनिया का बहुत प्रॉब्लम है, या सॉरी आपको जो है स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है, आपको रात को सोने में बहुत मसला होता है, तो रात के वक्त आपने दूध को गर्म कर लिया और उसमें आपने थोड़ा सा हनी ऐड कर लिया, तो आपको स्लीप का जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत आराम मिलेगा और आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी, ठीक है। और जिन लोगों को चाहिए होता है कि वो अपना वज़न भी थोड़ा कम करें, तो अगर आप वो ठंडा दूध इस्तेमाल करते हैं या लस्सी इस्तेमाल करते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। तो चीज़ें दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं और दोनों का तरीक़ेकार जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, मैंने अक्सर ये सुना है कि जी अगर आपको फ्लू है, आपका गला ख़राब है, तो आप जी दूध का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि उससे क्या है कि आपका फ्लू ज़्यादा हो सकता है, या इस तरह कोई सिर्फ उस सूरत में, हाँ ये मिथ है, इसलिए सिर्फ कि जिन लोगों को सिर्फ फैमिली के अंदर एज़मा है या वो उनको एलर्जी है, अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। बल्कि अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन है, दूध को गर्म करके उसमें हनी डाल के, पिंच ऑफ हल्दी डाल के और उसके अंदर ब्लैक पेपर डाल के लें तो कंजेशन रिलीफ हो जाती है। अच्छा आयशा, अमूमन हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं जी कि अच्छा आपने दूध पी लिया, वो किसी भी फॉर्म में हो जाए, आप शेक में पी लें आप, या फिर आप कोल्ड कॉफ़ी पी लें, या कोई भी एक फॉर्म आप इस्तेमाल कर लीजिए कि मैंने दूध, अच्छा मैंने इस तरीके से इंटेक कर लिया, तो ये कितना वो ठीक है कि, या फिर आप दूध ही पिएं, उसको किसी और फॉर्म में यूज़ ना करें? देखें, दूध को अगर आपने, जैसे अभी हमने बताया कि सुबह बच्चे को जाते वक्त दे दिया और रात को सोते वक्त ले दिया, और इसी तरह से पूरी एज ग्रुप्स के लिए सही है। लेकिन दूध को अगर आपने मैंगो शेक के फॉर्म में लिया, या पोटैटो शेक के फॉर्म में लिया, या खजूर शेक के फॉर्म में लिया, या बनाना शेक के फॉर्म में लिया, तो हमारे पास जो कमज़ोर अफराद आते हैं या वीकनेस की कंप्लेन करते हैं या उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनको हम शेक्स के फॉर्म में देते हैं। शेक्स के फॉर्म में अगर हम दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो वेट
वेट गेन के लिए या आपके डिप्लीटेड एनर्जी लेवल्स को रीगेन करने के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप दूध एंश्योर में डाल के ले लेते हैं या ग्लूसरना के लिए लेते हैं तो आप जो वीकनेस महसूस कर रहे होते हैं, आपको सारा वक्त थकावट की कंप्लेन होती है, वो आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन मैंने सुना है इनसे आपका वेट गेन होता है। इनसे आपका वेट गेन होता है अगर आप दूध को शेक्स के फॉर्म में लें। अगर आप स्किम मिल्क इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा। लेकिन दूध की अफादियत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जिस तरीके से एक ख़ास रेशो में मौजूद है जो सिर्फ दूध के अंदर है, और इसी रेशो से आपकी बोन बन सकती है, इसलिए दूध का पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा आयशा, हमने देखा है कि आजकल होता ही है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, माँ ने लंच बॉक्स रेडी किया है, उसके अंदर आपने एक टेट्रा पैक रख दिया जी, जैसे आजकल आते हैं चॉकलेट मिल्क आते हैं, मतलब मैं किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन हमने देखा कि चॉकलेट मिल्क आ रहा है, इलायची वाला दूध आ रहा है, बनाना मिल्क आ रहा है, तो ये क्या सही है बच्चे की हेल्थ के लिए? बच्चे की हेल्थ के लिए इस लिहाज से मैं मना नहीं करूँगी कि बहुत सारे बच्चे सिंपल प्लेन दूध को पसंद नहीं करते, तो उनको माओ को स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट या इलायची वाला अगर वो टेट्रा पैक डाल देती हैं तो एटलीस्ट ये है कि उसके अंदर किसी हद तक कैल्शियम फोर्टिफाइड होता है, विटामिन डी फोर्टिफाइड होता है, तो अगर वो फ्लेवर के फॉर्म में वो बच्चे को वो दे रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, एटलीस्ट वो ले लेता है दूध। सही है। चले आयशा, बेहद शुक्रिया हम थी गुफ्तगू करें थी भाई, आप जिस भी एज से गुजर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं, स्पेशली दूध बहुत ज़रूरी है। स्पेशली माएँ अगर बच्चों के पीछे कहते हैं हम तो पूरा दिन भागते रहते हैं, बच्चा जो है वो दूध नहीं पीता, मार मार के पिलाएं आप बच्चे को दूध, फिर ज़रूर पिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि हर बड़े सरकारी और प्राइवेट इदारे में एक मखसूस सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए काम किया जाता है, इसे बिजनेस सोल्यूशन कहा जाता है। बिजनेस सोल्यूशन माशरे में क्या तब्दीली ला रहा है, इस सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, और कई ऐसे बिज़नेस देखे गए हैं जो शुरू में ही बंद हो जाते हैं, मतलब आते तो बहुत ज़्यादा धूम धड़के के साथ है, लेकिन जी आने के बाद होता क्या है, ठप हो गए, काम नहीं हो रहा। स्टार्टअप कंपनीज जो होती हैं और जो छोटा कारोबार करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए बिज़नेस सोल्यूशन कितना ज़रूरी होता है, इस पर बात करने के लिए बिज़नेस सोल्यूशन एक्सपर्ट साकिब अहमद साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि कितने ज़रूरी हैं ये बिज़नेस सॉफ्टवेयर किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे छोटा है या बड़ा है? आजकल की आपकी ज़िंदगी के अंदर सॉफ्टवेयर वैसे ही बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चाहे हम पर्सनल लाइफ की बात करना शुरू करें या बिज़नेस की बात करना शुरू करें। आज के दौर के अंदर इंफॉर्मेशन और डेटा ये वक्त के साथ, पुराने वक्त के अंदर ये हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ महदूद होता था और उसके अंदर हम बहुत से अपने फैसले उसके मुताबिक कर रहे होते थे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। बिल्कुल। आजकल कंप्यूटर्स के अंदर हम ये सब डाटा स्टोर कर लेते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर एनालिटिक्स या उसकी बुनियाद के ऊपर हम फर्दर ये बता सकते हैं कि हम जो फैसले करने जा रहे हैं उसकी आउटकम क्या होगी। बिजनेस बहुत बड़ा हो या बिजनेस बहुत छोटा हो, लेकिन ये बिजनेस सॉल्यूशंस जो आजकल खासतौर पर जो SME मार्केट हम अपनी कहते हैं, उनके अंदर लोगों को फाइनेंस के लिए, लोगों को अपने फैसले करने के लिए और ख़ासतौर पर प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि चलें बड़ी कंपनीज तो अफोर्ड कर लेती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं या आपका छोटा जो सेटअप है वो आता है, अपनी एडवर्टीजमेंट करता है, लेकिन फिर एकदम से बंद हो जाता है, तो उसके लिए ये चीज़ कितनी ज़रूरी है और क्या छोटे मीडियम पे काम करने वाले लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं? अच्छा, ये वक्त के साथ बहुत तेज़ी से ये सॉफ्टवेयर दुनिया के अंदर खासतौर पर छोटे बिजनेस के लिए बहुत आम हुए हैं। अच्छा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी अफोर्डेबिलिटी होती है। अच्छा। और वक्त के साथ ये सॉफ्टवेयर इतने अफोर्डेबल हो गए हैं इन SME मार्केट के लिए, और लोगों को ये भी बात समझ में आ गई है कि अगर उन्हें अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाना है, उसके अंदर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है या बिजनेस के अंदर ग्रोथ लानी है, उसके लिए इन सॉफ्टवेयर को होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर भी हम सिर्फ बड़े बिजनेसेस की बात नहीं करते, अगर मैं SAP के हवाले से जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर उनकी बात करूँ तो बहुत से छोटे बिजनेसेस के अंदर ये सॉफ्टवेयर लोगों को बहुत अफोर्डेबिलिटी के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। सही। और ये वक्त के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, अगर आपको याद हो जब मोबाइल फोन्स भी आए थे तो पहले बहुत एक्सपेंसिव होते थे, उसके बाद वक्त के साथ साथ अफोर्डेबल हर मार्केट सेगमेंट के लिए फोन आने लग गए। आज बिजनेस सॉफ्टवेयर्स भी एग्जैक्टली हर डिफरेंट अंदाज से हर मार्केट सेगमेंट के लिए, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आज जो नुक्कड़ पे पान की दुकान है उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जो वो अफोर्डेबल है उन लोगों के लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब चूंकि हम दुनिया भर की बात करें तो पूरी दुनिया बहुत एडवांस हो रही है, मतलब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान से कोई 10 कदम आगे चलती हुई हमें नज़र आ रही है। ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो है सर, मुझे ये बताएं कि कितने आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए कितने इफेक्टिव है? अच्छा, वक्त के साथ अगर आप गौर करें
तो बहुत दुनिया के अंदर जदीद तरक्की के साथ ना सिर्फ कंप्यूटर्स आ रहे हैं, बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ हुई हैं जिसके अंदर इंसान की इनपुट उसके अंदर रिलेटिवली कम होती जा रही है, क्योंकि मशीन ओवरऑल उन कंप्यूटर्स पूरी एनालिटिक्स के साथ आपको बहुत से तरीके के साथ ये बता देती है कि कौन सा फैसला किस अंदाज से करना चाहिए। अगर आप गौर करें तो आज ड्राइवरलेस कार्स भी आ रही हैं, जिसके अंदर बहुत तरीके के साथ कंप्यूटर्स इन तमाम चीज़ों पर चल रहे हैं, और जो आप गौर करें तो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपको अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल आपके बिजनेस को बेहतर कम से कम कॉस्ट पे करने के लिए, और सबसे बढ़कर सही फैसले करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आजकल जदीद दौर के अंदर कंप्यूटर्स और इन सॉफ्टवेयर के बगैर, और खासतौर पर ERP सिस्टम के बगैर किसी भी बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। आज के दौर के अंदर जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्लियर है लोगों के लिए कि इन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के बगैर आज बिजनेस को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि हमने देखा, लोगों ने उसको पसंद भी किया, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो हमें बंद होते हुए नजर आ गए। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अभी तो आगे बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे आएंगे जो कि इसी पैटर्न पर चलेंगे। वो पैटर्न क्या है? कोई सिलेक्शन में गलती होती है, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होती, क्या वजह है? लेकिन जो स्टार्टअप कल्चर है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, और स्टार्टअप कल्चर के अंदर हमें यूजुअली एक या दो अच्छे बड़े स्टार्टअप्स की जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो हमें बहुत अच्छे तरीके से नजर आने लग जाती हैं, लेकिन उसके पीछे अट्रैक्टिव लगती हैं, और उसके पीछे जो 100 स्टार्टअप फेल हुए होते हैं वो बहुत कम उन चीज़ों की बात करते हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। बाज़-औक़ात बहुत सी चीज़ लोगों के अंदर उतना पैसा अवेलेबल नहीं होता जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। बाज़-औक़ात हमारी पॉलिसीज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती हैं जो कि स्टार्टअप बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर पाती। और वक्त के साथ एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको हर वक्त बहुत तेज़ और एफिशिएंट होना है इस मौके के ऊपर। आज करंटली आप एक बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस से रिलेटेड आपको इकोसिस्टम के अंदर अपने प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन कोई नया सा सॉफ्टवेयर आता है जो बिजनेस को कंप्लीटली उड़ा के ले जाता है। अगर मैं अपने बचपन से बात करना शुरू करूं तो मुझे याद है हम VCR के अंदर मूवी देखा करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद DVD आना शुरू हुई, और उसके बाद आज हम OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं। तो वो तमाम बिजनेसेस, चाहे वो VCR है, चाहे वो रेंटल शॉप्स हैं, चाहे वो DVDs की शॉप है, उन सब का बिजनेस वक्त के साथ उस फील्ड के लोगों की वजह से खत्म नहीं हुआ। द टेक्नोलॉजी की एक वेव आई जिसने आकर उसको डिफरेंट अंदाज से चेंज किया। तो स्टार्टअप के केस में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा साकिब साहब, मुझे ये बताएं कि सरकारी इदारों में इन चीज़ों की कितनी ज़रूरत होती है? पाकिस्तान में आपने देखा हमारे जो सरकारी इदारे, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई उनके निज़ाम से खुश नहीं होता, कोई पाकिस्तानी सेटिस्फाई नहीं होता, तो क्या इस तरह के सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं? लेकिन जी ये सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मैं पाकिस्तान का पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं पहले आपको एक इंटरनेशनल एग्जांपल से फिर पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। SAP जो मेरी कंपनी है वो अराउंड दुनिया के अंदर 62% जो गवर्नमेंट है यूनाइटेड नेशंस की, उनके अंदर SAP का सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए हेल्प करता है। पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पाकिस्तान रेलवेज, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, NTDC, तमाम डिस्कोस, इन सब के अंदर ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। और राइट नाउ करंटली आपकी जो बहुत सी बिलिंग की चीज़ें आती होती हैं, आपकी पेंशनर्स जो पे हो रही होती हैं, आपके बजट के हवाले से जो चीज़ें हो रही होती हैं, ये सब चीज़ें जो है SAP सॉफ्टवेयर के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट इस टाइम चला रही है और इसके साथ साथ बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रही होती है। एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ इस हवाले से होती है कि इसमें लोगों की ट्रेनिंग्स होती हैं। सॉफ्टवेयर के लिहाज से लोगों को अपनी नई से नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है, और वक्त के साथ वो अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके आते हैं। इसके साथ साथ जब सॉफ्टवेयर किसी चीज़ के अंदर हेल्प करता है, लोगों को एक और मौका मिलता है कि वो किसी और नई चीज़ के ऊपर सीखकर अपनी ओवरऑल सलाहियत को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो ये सॉफ्टवेयर हर अंदाज से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के हवाले से बहुत सपोर्ट करता है, अपने ना सिर्फ उनको गवर्नमेंट के डे टू डे मामलात को चलाने के लिए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के तमाम पेंशनर्स जो हैं SAP के सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहे होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। चलें सर, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ा ज़रूरी जी कि आप कोई भी बिजनेस करें उसको अपडेट करें, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस अपडेट नहीं होगा आपको वो कमाई नहीं होगी जिसकी आप उम्मीद लगा बैठे हैं। हम लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खाना पीना हम सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे खाने पीने की टाइमिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फिर सवाल उठता है कि क्या हमारे खाने की आदत और जो वक्त है वो ठीक है, या फिर जो बेवक्त और देर से हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाता है। जाहिर सी बात है, जब आप रात को बहुत हैवी खाना खा के सोएंगे और सुबह उठ के फिर हैवी नाश्ता आप कर लेंगे तो वो एक कैलोरीज आप गेन कर रहे होते हैं। फिर दूसरा, आपको बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, हार्ट का इशू हो सकता है, डायबिटिक आप पेशेंट बन सकते हैं। अब इन सब से कैसे बचा जाए, इन सबको कैसे मैनेज किया जाए? क्या खाने की टाइमिंग जो है उसको तरतीब देना बेहद ज़रूरी है? क्या ये सोच के रात का जो खाना है, जो हमारा डिनर है, भाई वो तो होने चाहिए तिक्के, कबाब, बिरयानियाँ, क्या ये एक चीज़ गलत है, ये अप्रोच गलत है?
अब इन सब पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर वाज़िका अली हमें सब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मैं ज़रा वो आम और सादा सवाल पूछ रही थी, क्योंकि आजकल बहुत ईजी हो गया घर में चीज़ें डिलीवर करवाना जी। फ़ौरन से एक क्लिक पे आप पिज़्ज़ा भी मंगवा रहे हैं, बर्गर्स भी मंगवा रहे हैं। बेस्ट टाइम क्या है इनको खाने का? देखिए, जहाँ तक हो सके जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और बेस्ट टाइम अगर आपको खाना ही है तो आई वुड से कि बेस्ट टाइम लंच का टाइम होता है, जब आपकी एक्टिविटी लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। बेसिकली ये होता है कि बॉडी में कैलोरी जा रही होती है और कैलोरी यूज़ हो रही होती है। तो जब आप उस कैलोरी को बैलेंस रखते हैं तो आपका वेट बैलेंस रहता है। उस कैलोरी से एक्सीड कर जाते हैं, अगर आप कैलोरी आपकी एक्सीड कर जाए तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और आप वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं। और जब वेट गेन करते हैं तो सिर्फ फिजिकली आपकी को अच्छा लगता नहीं है, मेंटली भी आप डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि बेस्ट टाइमिंग्स क्या होती हैं? क्योंकि आपके दिन में 3 मील्स होते हैं ना, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो मंचिंग भी कर जाते हैं जी, शाम के टाइम है या रात को लेट नाइट आपको क्रेविंग्स हो रही होती हैं, आप कहते हैं जी ओके ठीक है, वो मंचिंग के नाम पर भी आप थोड़ा हैवी सा इनटेक ले लेते हैं। तो बेस्ट टाइम क्या होता है? नाश्ता, आपका लंच, क्या कितना आपका इनमें टाइम का डिफरेंस आना चाहिए, कितना गैप आना चाहिए? देखिए, इस तरह होता है महक कि यूजुअली जो सिस्टम है, क्योंकि कराची एंड पाकिस्तान सब लोग जनरली लेट्स होते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह होता है जैसे जनरली लोगों ने मिडनाइट स्नैकिंग की आदत कर ली। आप मिडनाइट स्नैकिंग की, आपको 12 बजे रात में, 1 बजे रात में आपने हैवी स्नैकिंग कर लिया, चिप्स ले लिया, बर्गर ले लिया, कुछ भी, जैसे आपने कहा कि ईटिंग आउट इज बिकम अ नॉर्म नाउ, यू नो, विच इज़ वेरी वेरी सैड। एक क्लिक अवे आप आराम से डिलीवर करा फूड। तो आपने रात में मिडनाइट स्नैकिंग किया, आपको ब्लोटिंग हुई, आपने नींद आपकी सही नहीं हुई, आपने सोचा चलो अब मैं सुबह उठ के मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं नाश्ता स्किप कर देती हूँ। या आपने सोचा ओ माय गॉड मैंने इतना ज़्यादा खा लिया, कल से मैं डाइटिंग शुरू करती हूँ। ये हर शख्स कहता है कि आज खा लिया, कल से मैं डाइटिंग शुरू करता हूँ या करती हूँ, और मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट आपने स्किप कर दिया, आपने फिर ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, भूखे तो आप नहीं रह सकते, आपने दोपहर में सोचा मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। फिर जब तक शाम हुई 6-7 बजे आपने कहा नहीं अब तो मुझे भूख लगी है, और वो पूरा का पूरा रिदम ही खराब हो जाता है, पूरी साइकिल अपसेट हो जाती है। क्योंकि जब आप ऑब्वियसली आप सुबह के भूखे हैं तो रात में आपने बिंज ईट किया, आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया, जरूरत से और फिर ये विशियस साइकिल रिपीट होती रहती है, यू नो, और इस तरह आपका पूरा सिस्टम अपसेट होता रहता है। तो हमारी बॉडी को हर 3 से 4 घंटे पर कुछ ग़िज़ाइयत वाला चीज चाहिए होती है, खाना अच्छी ग़िज़ाइयत वाला। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप बॉडी को उस लिमिट तक पहुंचने ही ना दें कि आपको इतनी भूख लगे कि आप ज्यादा खा लें। बहुत ज्यादा। अच्छा, एक सवाल है, आपने कहा हर 3 से 4 घंटे के बाद आपको कुछ खाना है हेल्दी, ठीक है, तो वो 3 से 4 घंटे बाद आप किस तरह से बताती हैं कि हम मैनेज करें? लाइक आपने एक टाइम पे अपनी रोटी का पोर्शन कम कर लिया, 4 घंटे के बाद आपने एक और मील सेक्शन किया, एक और फिर मील आपका आया, इस तरह से मैनेज करना? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने पहले ब्रेकफास्ट किया, फॉर एग्जांपल जनरली आई वुड से ब्रेकफास्ट टाइम हमारा जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से 10 o'clock है। आपने 10 o'clock पे ब्रेकफास्ट लिया, अच्छा ब्रेकफास्ट लिया जिसमें प्रोटीन भी है, अच्छे फैट्स हैं। फैट्स का मतलब घी तेल खारी नहीं होता है, अच्छे फैट आपको, पराठे खाने का हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप हेल्दी नाश्ता कर रहे हैं। अच्छे फैट आपको नट्स में मिलते हैं, आपको एवोकाडो में मिलते हैं, कोकोनट में मिलते हैं, ये सब अच्छे फैट्स होते हैं, बेस्ट फैट नट्स में होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ऑल। आपने 10 बजे एक फॉर एग्जांपल एक होल व्हीट ब्रेड लिया, ब्राउन ब्रेड लिया, एक अंडा लिया, दही का बोल ले लिया। उसके बाद आपको जैसे चले अभी तो आपका लंच का टाइम हो गया, जैसे 1 बजे 2 बजे के करीब आपने लंच किया। इन माय ओपिनियन लंच शुड बी द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे। अच्छा, ठीक है, नाश्ता इतना हेवी ना करें, आप लंच हेवी करें, क्योंकि आप लंच टाइम पे थोड़े एक्टिव होते हैं, ज्यादा घूम फिर रहे होते हैं, जो आपकी कैलोरीज कंज्यूम हो रही होती है और आपका पूरा दिन बचा आगे होता है ना, जिसमें आपको एक्टिव होना होता है। तो लंच आपने अच्छा लिया, अच्छे का मतलब भी मतलब आपने 1-1.5 चपाती लिया और एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सैलेड आपने। अच्छा, एक सवाल आया कि कुछ लोग कहते हैं जी कि नाश्ता बहुत हैवी होना चाहिए आपका, क्योंकि ज़ाहिर है वो ब्रेकफास्ट है, तो वो फर्स्ट मील है आपके दिन का, तो वो आप बहुत
हैवी करें। हैवी का मतलब हेल्दी। हैवी का मतलब ये नहीं है कि आप पराठे खाएं, चने खाएं, निहारी खाएं, पाए खाएं। हैवी का मतलब है हेल्दी हो, जिसमें आपके जो आपका प्रोटीन का इंटेक हो वो ज्यादा हो। ओट्स ले लें आप या एग ले लें आप, यू नो, ताकि प्रोटीन का इंटेक ज्यादा हो। ठीक है। अच्छा। फिर आपने लंच लिया, लंच आपने समझे 2 बजे किया, फिर आप 5 बजे के करीब आपने एक फ्रूट मील ले लिया। ओके, ठीक है। जैसे आपने बेसिकली रूल होता है 5 अ डे। अमेरिकन जो सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन है वो अप्रूव करती है कि एटलीस्ट आपको 5 वेजिटेबल्स और फ्रूट के पोर्शंस लेने चाहिए दिन में, ताकि आपका सिस्टम एक्टिव रहे। तो आपने जैसे 1 गाजर ले लिया, 1 खीरा ले लिया, 1 केला ले लिया, 2 खजूर ले लिए। खजूर इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ फ्रूट। तो आपने 5 बजे ये पोर्शन ले लिया। फिर आपने 7 बजे, आपने इंतजार नहीं किया कि आपको भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा, आपने बस एक पोर्शन है, क्योंकि जब आप इंतजार करने की हद तक खाएंगे तो आप ज्यादा खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर आप हाथ खुला छोड़ देते हो और आप बस खा रहे हो। बिल्कुल ठीक है। फिर आपने 7 बजे कोई हल्का सा आपने कुछ ले लिया, या तो आपने फॉक्स नट्स ले लिया, मखाना, आपने पॉपकॉर्न ले लिया, नॉट द माइक्रोवेवेबल वन, जो आप खुद बनाते हैं, जिसमें आप कम सॉल्ट डालते हैं, जिसमें तेल बिल्कुल कम, हल्का सा ऑलिव ऑयल करके आपने पॉपकॉर्न ले लिया। रिच इन फाइबर, रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और आप 3 कप पॉप्ड पॉपकॉर्न्स भी ले लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, बहुत हेल्दी होता है। ओके, तो आपने इस तरह से कर लिया। फिर रात का खाना आपने अब देखें, आप पूरे दिन खाते हुए आ रहे हैं, आपको भूख नहीं लग सकती है, आप क्रेव नहीं करेंगे। फिर आपने 8-9 बजे के करीब आपने एक हल्का सा डिनर ले लिया, आधी रोटी ले लिया, कार्बोहाइड्रेट हल्का सा ले लिया। इस तरह से आप, और मिडनाइट स्नैकिंग बिल्कुल नहीं करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 12 घंटे की फास्टिंग विंडो आप जरूर रखें। सही है। अच्छा, इसमें ये होता है कि फिर आप, जाहिर सी बात है, अगर आपकी रूटीन इतने मजे की होगी जैसे कि डॉक्टर साहबा बता भी रही हैं, तो फिर आप उसमें वेट भी गेन नहीं करते हैं। फिर आपको ये मसला नहीं होता कि आप मोटे हो गए। अच्छा, जो लोग हेल्दी होते हैं, मतलब हेल्दी से मुराद मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, अच्छा, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी आदत डेवलप हो चुकी होती है। आदत को छुड़वाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, उन्हें ये होता है कि आपने सुबह 9 बजे नाश्ता किया, फिर आपको 1 बजे खाना चाहिए, फिर आपको 5 बजे शाम की चाय के साथ भी कुछ फ्राइड आइटम्स चाहिए, फिर रात का जो खाना है वो भी ज़रा हैवी शेवी होना चाहिए। तो उनकी आदत को हम कैसे छुड़वा सकते हैं? उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना ये चाह रही हूँ कि आप अपना पोर्शन कम कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है सडन आप चीज़ स्किप नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले हैबिट को तोड़ने के लिए आप एकदम से नहीं करें। आप ये नहीं बोलें कि कल से मैं हेल्दी खाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता आप कल बोलेंगी कल से मैं ब्रेकफास्ट टाइम पे लूंगी और ब्रेकफास्ट में अच्छा खाऊंगी। या 1 हफ्ता आपने ये किया, जब आपको लगा कि मैं ट्रेन हो गई हूँ उसमें, दूसरे हफ्ते आपने सोचा कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं 5 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर खाऊं दिन में। फिर आपने तीसरे हफ्ते आपने सोचा, ये दोनों हैबिट भी चलती आ रही है, नहीं कि आप एक को भूल के दूसरा शुरू करें। तीसरे हफ्ते आपने सोचा कि मैं मिडनाइट स्नैकिंग नहीं करूंगी, आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल दी फूड ऑर्डरिंग एप्स फ्रॉम माय फोन। अच्छा, ये वैसे अच्छी बात है। अगर माँ ये काम कर लेना कि अपने मोबाइल से हर तरह की वो ऐप डिलीट कर दे कि आप फौरन से खाना मंगवाएं, तो आपके बच्चे घर का खाना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप हैबिट ब्रेक करेंगे। और जैसे जैसे आपकी हैबिट पक्की होती जाएगी, तो आपने सोचा कि मैं अगले 6 महीने में मैं 12 नई हैबिट लाऊंगी अपने आप को हेल्दी करने को। ये नहीं कि सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया, नहीं कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप हैबिट, यानी इसमें सारी बात होती है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। जितना आप अपने आप को मोटिवेट, जितना आप खुद अपने लिए प्लानिंग करेंगे, वो उतनी ज्यादा बेहतर होगी। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो अपने खाने की रूटीन को बदलें, तब्दील करें, क्योंकि जब आप ये शिकायत करते हैं कि जी मैं मोटी हो गई हूँ पता नहीं क्यों, तो वो एक नज़र ज़रा डालें कि आप क्या खाती हैं या क्या खाते हैं, या आपकी रूटीन क्या है, क्योंकि रूटीन बहुत मैटर करती है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। कराची में खेलों के दीवानों के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरीना खुल गया है। इस अरीना में कौन कौन से खेल खेले जा सकते हैं, हुज़ैफा खान हमें बता रहे हैं। ग्राउंड के अदम दस्तियाबी के मसाइल को हल करने के लिए कराची में एक इंडोर स्पोर्ट्स अरीना कायम किया गया है। ये इंडोर स्पोर्ट्स अरीना जो कायम हुआ है, इसमें खेलने की क्या कीमत अदा करनी पड़ती है और कौन कौन से खेल यहाँ पे खेले जा सकते हैं, आइए जानते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल तो सबको पता है कि खेला जा सकता है, लेकिन हम बैडमिंटन भी देते हैं, हम लोग यहाँ पे थ्रो बॉल भी करवाते हैं बेसिकली। और यहाँ पे हम लोगों ने अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए फुटबॉल एकेडमी भी बनाई हुई है। नहीं, ये कोर्ट 2 बनाए हुए, डिवाइड करा हुआ, और इसके अंदर आपका कंप्लीट फुटबॉल और क्रिकेट हो जाता है। जो हम लोग चार्जेस के रखे हुए हैं, हाफ के वो 4000 रखे हुए हैं,
और जो कंप्लीट कोर्ट अगर कोई एक्वायर करना चाह रहा है वो हम लोगों ने 8000 इसके चार्जेस रखे हैं। मुझे लगता है कि ये जो जगह बनाई है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपको ज़्यादा थकाती भी नहीं है, ठीक है, और आपको एक बहुत अच्छा एक तरीके से प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आप प्रॉपर खेल सकते हैं, अपने हर सारे दोस्तों को बुला के कोलीग्स के साथ खेल सकते हैं। सबसे बेहतरीन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ओवरऑल जो इस हफ्ते में आपकी पूरी हफ्ते की जो थकान होती है वो एक दिन से ये पूरी हो जाती है। छीना झपटी हो, चोरी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, यहाँ पे चीज़ें सिक्योर हैं। आप एक अम्ब्रेला में आके खेलते हो, आप चीज़ें बच जाते हो, तो उसका बहुत ज़रूरी फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पे खेल लेते हो। गवर्नमेंट से अपील है और सारी जितने भी बॉडीज़ हैं उनसे अपील है कि ग्राउंड को अच्छा करें। हर इलाके में एक ऐसा ग्राउंड होना चाहिए जिसमें सारे क्रिकेट बाकी स्पोर्ट्स भी हो कंडक्ट किए जा सकें। बॉल्स बाहर नहीं जाती और आपका एक अच्छा एक स्टैंडर्ड फीफा साइज़ फुटसॉल ग्राउंड है, तो यहाँ पे हमें खेल के बहुत मज़ा आता है। और हमारी पूरी टीम्स और जितने भी यहाँ के लोकल टीम्स है वो सारी अब इसी पे फोकस करिए, इस ग्राउंड पे। जहाँ ये इंडोर ग्राउंड शहरियों में काफ़ी मकबूल हो रहा है, वहीं साथ साथ इन शहरियों का कहना है कि सरकारी ग्राउंड्स और पार्क्स भी होने चाहिए जहाँ मुफ्त में क्रिकेट और फुटबॉल खेली जा सके। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची।